Hello guys, welcome back to Be the Topper and this is unit 2 of class 11th marketing environment। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इस क्लास का यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया है और आज हम लोग शुरू करेंगे मार्केटिंग एनवायरनमेंट आपका यूनिट 2, जिसका हम सबसे पहले सेशन 1 करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पे मार्केटिंग एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है, हम उसको समझेंगे कि कैसा मार्केटिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए और मार्केटिंग के एनवायरनमेंट में कौन कौन होता है। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सेशन 1 में मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, यहाँ पे देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है बीच में, इसके सबसे करीब क्या होता है, पब्लिक होती है, सप्लायर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स। उसके बाहर वाले सर्कल में भी कौन आता है, कल्चरल फोर्सेस, सोशल फैक्टर्स, जो कि किसी भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट में होते हैं और उसको मार्केटिंग का जो एक प्रोसेस होता है उसको इम्पैक्ट करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। किसी तरीके की इकोनॉमी ही डिफाइन करती है कि वहाँ की मार्केटिंग प्रैक्टिसेस कैसी होंगी, कल्चर डिफाइन करता है, सोशल फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें हम ऑर्डर में लेते हैं, हम इसको देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं और उसके बाद ही हम अपनी मार्केटिंग अप्रोच बनाते हैं किसी भी। और बेसिकली मार्केटिंग नॉट ओनली सिर्फ मार्केटिंग अप्रोच, हम प्रोडक्ट भी उसी तरीके के बनाते हैं जिस तरीके का हमारा कल्चर होता है, सोशल फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, जैसे हमारे कस्टमर्स होते हैं, लीगल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ऐसे कोई भी चीज़ जो आप अमेरिका में बहुत ब्लंटली बोल सकते हो या कर सकते हो, वो आप शायद इंडिया में नहीं कर सकते हो। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मार्केटिंग इज एन आर्ट ऑफ विनिंग हार्ट्स ऑफ कस्टमर्स एंड परसुएडिंग देम टू बाय द फर्म्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो देखो, ये चीज़ हम लोग पहले चैप्टर में, पहले यूनिट में पढ़ते आए हैं कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग एक एक आर्ट है, जिससे जो भी फॉर्म होती है उसकी एक प्रैक्टिस है, जिससे वो कस्टमर के दिल को जीतती है। मतलब दिल को जीतना मतलब उसको इन्फ्लुएंस करती है कि देखो, हमने ये चीज़ बनाई है और आपको इस चीज़ की ज़रूरत है और आपको इस चीज़ को खरीदना चाहिए। ये एक एक मार्केटिंग हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केटिंग इट्स जस्ट नॉट अग्रेसिव सेलिंग। यहाँ पे क्या होता है कि आप कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करते हो। ठीक है, कस्टमर को जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप वो बनाते हो और उसके बदले में कस्टमर आपको क्या देता है, आपको पैसा देता है, आपको प्रॉफिट देता है। एक कंपनी की जितनी एबिलिटी होती है ना, कि जितने अच्छे और सक्सेसफुल रिलेशंस वो अपने कस्टमर के साथ बना सकता है, उतनी ही ज़्यादा उस कंपनी की ग्रोथ होगी। तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट सेलिंग, इट्स जस्ट नॉट अबाउट प्रॉफिट। आप कोई भी, अगर आप अपना कंपनी खोलना चाहते हो, आप अपना फर्म बनाना चाहते हो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप सिर्फ चीज़ें बनाओ और बेचते रहो। अगर आपको लॉन्ग रन तक सस्टेन करना है, लंबे टाइम तक सस्टेन करना है, तो यू हैव टू बिल्ड गुड रिलेशंस विद योर कस्टमर। देखो, कोई भी जो बिजनेस होता है वो वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता। मतलब वैक्यूम मतलब ऐसा नहीं है कि वो खाली खाली जगह है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो एक्सचेंज प्रोसेस होता है ना किसी फर्म के बीच में, कस्टमर के बीच में, ये और एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है कि फर्म कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना रही है और कस्टमर को उसकी ज़रूरत है, तो वो दोनों एक दूसरे को वो देते हैं। फर्म सर्विस देगा या प्रोडक्ट देगा, कस्टमर उसको पैसा देगा। तो ये जो चीज़ होती है, जो एक्सचेंज प्रोसेस है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उस फर्म ने जो बिजनेस प्रोसेस, जो बिजनेस कर रही है, उसका जो डिसीजन है। ठीक है, और ये जो डिसीजन होता है कि आप कैसे काम करोगे, क्या काम करोगे, कौन सा आपका कस्टमर टारगेट बेस है, तो ये सब ही चीज़ें आपके मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, मतलब कोई भी जो एक्सचेंज चल रहा है फर्म और कस्टमर के बीच में, यहाँ पे मान लो फर्म है और यहाँ पे कस्टमर है, इनके बीच में जो एक्सचेंज चल रहा है, जैसे कि ये इसको प्रोडक्ट या सर्विस देगी और ये इसको प्रॉफिट देगा, तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उस फर्म के बिजनेस डिसीजन पे कि वो अपना बिजनेस किस तरीके से करते हैं। और ये जो डिसीजन होते हैं, इसकी वजह से मार्केटिंग एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है और इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी फर्म के बिजनेस पे। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी कंपनी की जो एबिलिटी होती है कि वो कितना सर्व कर सकती है, कितना अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकती है, इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट कैसा है आपका, अगर आपका मार्केटिंग एनवायरनमेंट अच्छा है और आपने चीज़ों को बहुत सही तरीके से प्लान किया है, अकॉर्डिंगली प्लान किया है, तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे और कस्टमर को सर्व कर पाओगे।
जब तक आपका कस्टमर आपकी सर्विसेज़ से सैटिस्फाई नहीं है, तब तक आपका बिज़नेस आगे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। द मिक्स ऑफ दीज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट द वे अ फर्म ऑपरेट्स। अब यहाँ पे जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना मार्केटिंग के, ये किसी फर्म के काम करने के तरीके को बदल देती है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि जो जितनी भी फर्म्स होती है ना, उसको मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। देखो अगर आप कोई भी काम करना शुरू करते हो, जैसे आप क्लास 11th में आए, आप क्लास 11th में आपने अगर ये सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो इसके पीछे कोई रीज़न रहा होगा। हो सकता है किसी के पास कोई रीज़न ना हो, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती मिल रहा था, तो उन्होंने ले लिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक दिस ओनली कि ठीक है, मिल रहा था तो ले लिया। बट अगर आपने अभी ले लिया, तो आप इसे पढ़ रहे हो तो कुछ सीख रहे हो। मेबी आपकी नॉलेज ना कभी भी खाली नहीं जाती, आपको कभी ना कभी काम आ जाएगी। तो वो एक एक वो हो गया कि भई मैंने कुछ सोचा। तो और जिन लोगों ने इन्होंने तो कुछ सोचा नहीं, जो ऐसे लोग हैं, बट जिन्होंने कुछ सोचा वो उसके पॉज़िटिव फैक्टर्स के बारे में सोच रहे होंगे, कि अच्छा भाई देखो इस सब्जेक्ट को पढ़ने से ये होगा, उसके बाद ये होगा। तो ऐसे ही जब कोई फर्म अपना बिज़नेस स्टार्ट करती है, तो उसको मार्केटिंग एनवायरनमेंट समझना पड़ता है उसके, और ताकि जितना भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, वो उसका मोस्ट यूज़ कर सके और उसके बिज़नेस को वो अच्छे तरीके से इफ़ेक्ट करे, और जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स होने वाले हैं, उसको वो अभी से कोशिश करे कि वो सब चीज़ें वो उसको फ़ॉलो नहीं करनी पड़े, सामना उसका नहीं करना पड़े। किसी भी कस्टमर या मतलब जितना भी कोई बिज़नेस है, उसका जो ग्रोथ होगा, वो कैसे होगा कि जो आपका एक सक्सेसफुल रिलेशन होना चाहिए कस्टमर के साथ, और जो जितने भी उस बिज़नेस के स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट उस बिज़नेस को बनाने में लग रहे हैं, जितने भी लोग वहाँ पर काम करते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उसके साथ और कस्टमर के साथ उस बिज़नेस का अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है? तभी वो जो कंपनी है, वो आगे बढ़ेगी। प्रोडक्शन के प्रोसेस में अगर हम देखें, तो राइट फ्रॉम द प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन, यहाँ पे चीज़ें एक साथ से लिखी हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन क्या होता है? व्हेन द फर्म स्टार्ट्स टू थिंक कि भई हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है? जितना भी एनालाइज़ेशन करना था, जितना भी उनको रिसर्च करना था, एवरीथिंग इज़ डन। नाउ दे आर लाइक कि अब को उनको कुछ तो प्रोडक्ट बनाना है। तो ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन जैसे होता है टिल फाइनल प्रोडक्शन, जब तक फाइनल प्रोडक्शन नहीं हो जाता, एवरी सिंगल पर्सन, ग्रुप एंटिटी, सब कोई उस बिज़नेस के इस मतलब सब कुछ जो होता है, वो एक इम्पैक्ट डालता है फ़र्म की उस चॉइस पे। सिमिलरली अगर हम देखें, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइज़ेशन जो होती हैं, या इवन गवर्नमेंट्स तक भी उस फ़र्म के एक्टिविटीज़ से अफ़ेक्ट हो जाती है। जैसे कि अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, मान लो उसने कोई फ़ैसला, जियो, जब रिलायंस ने ये सोचा, जब इन लोगों ने ये सोचा कि अब जो जियो की सिम है, जो हम लोगों को फ्री में बाँटने वाले हैं, लोगों के पास फ्री में डेटा जाने वाला है। तो एक वो एक फ़र्म ही है, एक कंपनी ही है, ठीक है? बहुत बड़ी है, ठीक है? बट उसके इस एक्टिविटी से ऑफ़ कोर्स गवर्नमेंट इम्पैक्ट हुई है, ठीक है? गवर्नेंस का जो तरीका है, वो इसीलिए बढ़ पाया है, और हम जो आज के ज़माने में इतना डिजिटल करते रहते हैं, इसमें बहुत बड़ा जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, वो जियो ने दिया है। रूरल एरियाज़ में, इनर एरियाज़ में जहाँ पे इतना डेटा नहीं था, या फिर उस समय डेटा बहुत महँगा होता था, तो हर कोई उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। बट जब जियो ने ये फ्री वाला डाला, उसके बाद लोगों को ना एक चस्का सा लग गया, लोगों को एक लत लग गई। जब इंटरनेट मिल गया, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो खुद ही उसे करते हैं, मतलब खुद ही उसे रिचार्ज कराएँगे। अब तो फ्री नहीं मिल रहा, एक समय मिला, तो लोगों ने वो चीज़ें सीख ली। बहुत सारे लोग ऐसे थे, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हो कि जिनके घर में तब पहले फ़ोन नहीं था, बट जब जियो की आई सिम, उसमें फ्री में डेटा मिलने लगा, तो हम लोगों ने और फ़ोन्स खरीद लिए। पहले हो सकता है 1 फ़ोन हो, फिर 2-3 फ़ोन ले लिए। तो ऐसा होता है। तो किसी भी फ़र्म की एक्टिविटी से गवर्नमेंट भी इवन अफ़ेक्ट हो जाती है। जो बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है, उसमें इकोनॉमिक कंडीशंस आ जाती हैं, सोशल आ जाती हैं, लीगल आ जाती है, टेक्नोलॉजिकल आ जाती है, पॉलिटिकल आ जाती है। किसी भी जगह की ये 5 जो कंडीशंस होती हैं, जो सिचुएशंस होती हैं, वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं, इम्पैक्ट डालती हैं उस पे अपना। हमें पैसा बनाना है, हमें काम करना है, ठीक है? और बहुत आप लोगों ने भी सुना होगा कि अभी की जो प्रेज़ेंट रिज़ाइम है, उसके हिसाब से जो एंटरप्रेन्योरशिप का, ये जो स्टार्टअप का जो जो बात है ये लोगों की, बहुत लोग इसमें मोटिवेट हो रहे हैं और लोग अपना-अपना स्टार्टअप खोल रहे हैं। ये जितने भी चेंजेज़ हैं, ये बहुत ही ना फ्रीक्वेंट है। आपको पता नहीं चलता कि कब कोई चेंजेज़ आ जाए।
अगर इंटरनली देखें तो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं और डिग्री ऑफ चेंज अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि कोई चेंज कब आने वाला है, खास करके एक्सटर्नल जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको नहीं पता होगा 1-2 साल पहले जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो रात के 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री जी लाइव आए और उन्होंने बता दिया कि डीमोनेटाइजेशन हो गया। हम लोगों को तो कोई आइडिया तो था ही नहीं, किसी को कोई आइडिया नहीं था कि अच्छा कुछ ऐसा होने वाला है, बट हो गया, है ना? न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं, न्यू कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं आजकल, कितनी अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही हैं। तो ये क्या है, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये सब वही बातें बार-बार, बार-बार रिपीट कर दिया। मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता इसमें इतना रेपिटेशन क्यों है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स एट टाइम्स डू नॉट शो एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस। अब यहाँ पे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं, जिनकी वजह से कंपनी के अंदर या किसी फर्म के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से फर्म के अंदर बहुत सारे चेंजेस नहीं आते हैं। तो वो जो एनवायरनमेंट होता है बिज़नेस एंटरप्राइज़ का, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल या फिर स्टैटिक एनवायरनमेंट, ठीक है? ऐसे एनवायरमेंटल फोर्स जिसकी वजह से कंपनी में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, यू कैन नॉट सी एनी सिग्निफिकेंट चेंज बिकॉज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंटल फोर्स। तो उस एनवायरनमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेबल या फिर स्टैटिक एनवायरनमेंट है, रुका हुआ है, स्थिर है, ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे। अब इसके आगे हम लोग डायनामिक की बात करेंगे। कुछ-कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फोर्सेस होते हैं, जिससे एनवायरनमेंट बिज़नेस का बहुत ही वोलेटाइल हो जाता है, लाइक पूरा हिल जाता है। जैसे जैसे आप डिमोनेटाइज़ेशन को ले लो, तो जब डीमोनेटाइज़ेशन हुआ, तो सब लोग हिल गए, ठीक है ना? जितना भी बिज़नेस था वो सब, बिज़नेस मान लो या कुछ भी चीज़। तो देखो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वज़ह से वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ जाती है। जैसे अभी मैंने बताया, कोई भी मार्केट, कोई भी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी में ही ज़्यादातर होता है कि इससे क्या होता है, सब कुछ वोलेटाइल होता है, चेंज हो जाता है और इसको, ऐसे एनवायरमेंटल फोर्स को हम लोग बोलते हैं, ऐसे एनवायरमेंट में अगर कोई बिज़नेस है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक एनवायरमेंट। यहाँ पे देखो, जो फर्म है उसको डील करना होता है विदिन और अराउंड, मतलब फर्म को उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं और उसके आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं, सबसे डील करना होता है। देयर आर सर्टेन फोर्सेस दैट कैन बी कंट्रोल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको ना एक इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर है और एक्सटर्नल, ये उसकी डेफिनेशन से दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसको लार्ज एक्सटेंट तक कंपनी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं, जिसकी जैसे कि हो गया प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब अगर कोई कस्टमर चाहता है कि उसके प्रोडक्ट का डिज़ाइन कुछ और हो, जैसे कस्टमाइज़ करवाते हैं ना हर चीज़ को आजकल, तो वो कर सकते हैं। तो वो एक इंटरनल एनवायरनमेंटल फैक्टर हो जाता है कंपनी के लिए। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन करना है। प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, हम रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे, ये कंपनी का इंटरनल फैक्टर है, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ नहीं आते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, लेबर कितना लगेगा, कितना पैसा दिया जाएगा, कितना कितना टाइम होगा, जितना भी ये सब चीज़ें हैं, ये कंपनी का इंटरनल मैटर होता है। डोजेज ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन प्लान ऑफ द फर्म, मतलब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कितना कब फर्म को चाहिए और एक्सपैंड हम फर्म को करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब बाहर से कुछ होगा उसके बाद हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे आगे इन्होंने हमें 4 पीज़ ऑफ मार्केटिंग बता रखे हैं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। 4 पीज़ क्या होते हैं? पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, तीसरा है प्लेस और चौथा है प्रमोशन, ठीक है? और ये सारे कंट्रोलेबल होते हैं। यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर्स में प्रोडक्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो, आप एज़ इन कोई फर्म। प्राइस आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने किसी प्रोडक्ट का प्राइस अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। प्लेस आप डिसाइड कर सकते हो। प्रमोशन आपको उसको कैसे करना है, आप इसको डिसाइड कर सकते हो। आप जिस चीज़ को डिसाइड कर सकते हो, उसको हम बोलेंगे कंट्रोलेबल। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अनकंट्रोलेबल होते हैं। अब यहाँ पे देखो, अनकंट्रोलेबल चेंजेस की बात हो रही है यहाँ पे। अनकंट्रोलेबल चेंजेस कौन से हैं? विच जनरली कैन नॉट बी गार्डेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट उसको सेटल नहीं कर सकता, ठीक है? जैसे कि उसमें एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट होता है कि जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, जो सोशल चेंजेस हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसको आप एक अकेले फर्म मिलके चेंज नहीं कर सकते हो। वो तो ऐसा एनवायरनमेंट ही चल रहा है, तो उसमें फर्म का मैनेजमेंट एज़ सच कुछ नहीं कर सकता। और ये जो एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट है, इसके फर्दर 2 पार्ट होते हैं।
अनकंट्रोलेबल मार्केटिंग जो एनवायरनमेंट होती है उसमें एक तो होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। अब माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है उस पे बात करेंगे। दैट इन्फ्लुएंस मार्केटिंग एंड बिजनेस डायरेक्टली। अब एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट में पहला एनवायरनमेंट होता है माइक्रो एनवायरनमेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और ये ऐसे फोर्सेस होते हैं जो किसी भी बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। डायरेक्टली इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है? जैसे कि सप्लायर, ठीक है? अगर कोई फर्म कुछ बना रही है, सप्लायर ने टाइम नहीं दिया, मतलब और सामान नहीं दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कस्टमर ने अगर सामान नहीं खरीदा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इंटरमीडिएरी ने अगर ठीक से काम नहीं किया तो शायद प्रोडक्ट कस्टमर के पास नहीं पहुंच पाएगा। कॉम्पिटिटर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी कंपनी को, और आप कॉम्पिटिटर्स का कुछ कर भी नहीं सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसके फर्म में जाओगे और उसका गर्दन कॉलर पकड़ोगे और कहोगे, बे तू ज़्यादा सामान मत बना, मेरे से अच्छा मत बना। यू कैन नॉट डू लाइक दैट। हाँ, आप नहीं कर सकते हो वैसा। अब यहाँ पे क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज मैं एक-एक लाइन पढ़ के नहीं समझा रही हूँ, तो मुझे बताना कि आपको समझ में आ रहा है ऐसे या नहीं, क्योंकि इसमें ना बहुत ही ज़्यादा रेपिटेशन है और वो 10, 11, 15 इतने पार्ट बना देगा इस चैप्टर के, मैं सच बता रही हूँ। तो ऐसे बहुत ही ना खामखा लेंदी होता रहता है। तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ लूँ पहले और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए हाइलाइट कर दूँ, फिर उसको बाद में आपको समझा दूँ। आई होप मैं कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस नहीं कर रही हूँ। अगर आप कुछ भी छूट जाता है, आपको नहीं समझ में आता, तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करेंगे। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? जैसे डेमोग्राफिक्स हो गए, आप यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट, ठीक है? और ये इकोनॉमिक फोर्सेस हो गए, पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस हो गए, सोशियो कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस हो गए, व्हिच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ फर्म एंड अफेक्ट बिजनेस इनडायरेक्टली। अब यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लेना माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली माइक्रो, यहाँ पे मैक्रो। ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, ये इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, सप्लायर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, यहाँ पे क्या आता है, डेमोग्राफिक चेंजेस आते हैं, और यहाँ पे जितने भी मैंने एग्जांपल दे दिए हैं उसको आप समझ लेना। द एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो देखो, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्योंकि मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, हमने पीछे भी वीडियो में यही पढ़ा था कि मार्केटिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो अकेले इकलौती कोई चीज़ है जो किसी और फैक्टर को बिना ध्यान में रखे हो जाएगी। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे पिछले वीडियो में जो हमारा लास्ट टॉपिक था, वो हम लोग ये कर रहे थे कि माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, और एनवायरनमेंट में कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, कौन से अनकंट्रोलेबल होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। आज हम लोग एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे देखो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, यहाँ पे एनवायरनमेंट के टाइप्स बेसिकली इसमें बता रखे हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट है, सोशल एंड कल्चरल है, और जो नेक्स्ट है हमारा, वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है? द फर्म एंड इट्स मार्केटिंग प्लान्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं, डिसीजंस होते हैं। अब ये आपको शायद उतना समझ नहीं आया होगा। जब हम आगे बढ़ेंगे ना फर्दर इस वीडियो में, तो आपको समझ आएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। एनवायरमेंटल स्कैनिंग, देखो अब ये क्या होती है, ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए। कोई भी बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस आइडिया ऐसे नहीं होता कि आपके दिमाग में बिज़नेस आइडिया आया, आपने उसे शुरू कर दिया। आपको आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ, आड़ा-तिरछा सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि आपके दिमाग में आइडिया आया और आपने सेटअप कर दिया, आपने पैसा लगा दिया, आप कोई चीज़ बनाने लग गए हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि कोई भी जो फ़र्म है या कोई भी जो बिज़नेस है, उसके लिए मार्केटिंग, अगर हम देखें, मार्केट में बहुत ही डायनामिक, बहुत ही अनसर्टेन एनवायरनमेंट है। कब क्या हो जाता है आपको पता नहीं चलता। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी फ़र्म एक अच्छा बिज़नेस प्रोड्यूस करे, एक अच्छा काम करे, तो आपको देखना पड़ेगा कि भई मार्केट में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ठीक है? आपके लिए कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं मार्केट्स में, और कुछ थ्रेट्स हैं, ठीक है? कुछ थ्रेट है जो कि आपको देखना है कि अच्छा, अगर मैंने इस तरीके का बिज़नेस चूज़ किया है, तो ये मुझे खतरे हो सकते हैं, और फर्दर अगर मैं इस बिज़नेस के साथ आगे बढ़ता हूँ, तो इस तरीके की अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे मिलेंगी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के ही कोई भी बिज़नेस आइडिया जो है वो शुरू करना है। अब यहाँ पे आप लोग देखो,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द मैनेजमेंट हैज़ टू सिस्टमैटिकली मॉनिटर द एक्सटर्नल फोर्सेस। आपको एक्सटर्नल फोर्सेस देखने पड़ते हैं, उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाओगे कि आपकी फर्म फ्यूचर में कैसा काम करेगी। यहाँ पे क्या है कि आप जब एनालिसिस करोगे तो जो मैनेजमेंट है आपका, जो भी जैसे मान लो आपने फर्म खोला, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आप ही के उससे बताऊँगी कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, बट आपका एक ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि देख रहा है कि भाई अगर हम ये बिज़नेस सेटअप करते हैं तो इसके रिगार्डिंग, इसके एस्पेक्ट में देखें तो क्या-क्या इस फ़ील्ड में हमारे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ रहेंगी, क्या-क्या थ्रेट्स रहेंगे। तो एक पूरा एनवायरमेंटल थ्रेट और अपॉर्च्युनिटी का प्रोफाइल बनेगा। अब इसमें ना आपको एक फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है, ईटीओपी क्या होता है? तो इसको इसको ज़रा ध्यान रख लेना। ई-टी-ओ-पी, ई-टी-ओ-ओ-पी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं इसे बड़ा-बड़ा करके लगा दूँगी। यहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता लिखने का और अभी मेरे पास वो पेन नहीं है जिससे मैं लिखूँगी। मैं सोच रही हूँ उस पेन को ले लूँ, बट अभी जब थोड़ा पैसे होंगे तब लूँगी। थ्रेट्स मे बी लाइक इमर्जेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पे देखो कि अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हो सकती हैं और थ्रेट्स क्या-क्या हो सकते हैं, ये उसके बारे में आपको बता रहा है। अब यहाँ पे देखो, जो थ्रेड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन आ सकता है आपके फील्ड में। मान लो आपने कोई काम करना शुरू किया, दूसरे तीसरे बंदे आपके आस-पास के जो हैं, वो आपके उस आइडिया से इन्फ्लुएंस हो गए और उन्होंने भी वही काम शुरू कर दिया। पर क्या होगा, इससे आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन होने लगेगा कि भाई कॉम्पिटिशन इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है, तो वो एक तरीके का थ्रेट ही हो जाता है, ठीक है? कोई सब्स्टिट्यूट आपके जैसे प्रोडक्ट का ही कोई और दूसरा कोई प्रोडक्ट ले आया, बिल्कुल इसने आपके मैचिंग का प्रोडक्ट बना दिया, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पे देखो, ये तो 2 तरीके के थ्रेड्स थे जिसके बारे में मैंने बात कर ली है। अब हम अपॉर्च्युनिटी के बारे में बात करेंगे, तो अपॉर्च्युनिटी कुड बी लाइक अ पाथ ब्रेकिंग न्यू टेक्नोलॉजी अगर जैसे आ जाती है। अब जैसे कि चैट जीपीटी जब आया, तो इट वाज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड इट वाज़ आल्सो अ पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, जो कि लोगों को बहुत ही मेस्मराइज़ करके रखा हुआ है कि भाई हम इससे ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लाइक देयर आर मेनी मेनी थिंग्स जो कि हम लोग चैट जीपीटी या फिर किसी भी एआई टूल की हेल्प से कर सकते हैं। तो वो एक टेक्नोलॉजी ऐसी है। अब जैसे कि जो जिस जब हम डिजिटल ज़माने में नहीं जी रहे थे, उससे पहले जो बड़े-बड़े बिज़नेस थे, जो एस्टेब्लिश हुए थे, जब उनके लिए आया होगा ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट का, तो दैट वाज़ द पाथ ब्रेकिंग न्यू टेक्नोलॉजी देन, उनके ज़माने में, कि भई अब हम अपने इस बिज़नेस को ऑनलाइन एक्सपैंड कर सकते हैं। भले ही हम अजमेर में बैठे हों, जयपुर में बैठे हों, राजस्थान, मैं मेरे को भाई राजस्थान ही क्यों इतना याद आ रहा है। अच्छा, मैं मेरा लास्ट ट्रिप था वहाँ का, तो मुझे इसलिए शायद वो याद आ रहा होगा। तो हम दिल्ली में हो सकते हैं, हम जम्मू में हो सकते हैं, हम कहीं भी हो सकते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में हमें कोई भी कहीं से भी कभी भी देख सकता है। कोई वो नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी थी। तो इससे क्या होता है कि आपको अपना बिज़नेस सेटअप करने में एक कम कॉस्ट लगती है और आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। प्रोडक्ट का क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको बिज़नेस के इंफ्रा में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, तो आप अपने प्रोडक्ट पे ही वो पैसा लगाओगे, जिससे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी एनहांस होगी, तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। और अब हम लोग आएँगे एनवायरमेंटल स्कैनिंग पे, तो अब उसका डेफिनिशन आप लोग ध्यान से देख लो कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनाइज़िंग। स्क्रूटनाइज़िंग मतलब स्क्रूटनाइज़ करना, मतलब किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, रिसर्च करना, उस पे बहुत एनालाइज़ करना, स्क्रूटनाइज़ करना। अगर कोई भी जो बिज़नेस फ़र्म है या बिज़नेस कोई भी सेटअप है, अगर वो लोग इन चीज़ों को स्कैन करते हैं, इस चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं कि क्या-क्या मार्केट में क्या-क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या-क्या चेंजेज़ हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनवायरनमेंटल स्कैनिंग, ठीक है? तो इसको आप लोग याद कर लेना, मेबी आपसे पूछ लिया जाए। बिफोर प्रोडक्शन एंड लॉन्चिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट, द मैनेजमेंट हैज़ टू मेक अ गुड मार्केट रिसर्च। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपको एक अच्छी रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अब यहाँ पे उस रिसर्च के बहुत सारे वो दे रखे हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स गिवन है कि आपको क्या-क्या चीज़ें अपने रिसर्च में देखनी है। तो सबसे पहला आता है नेचर ऑफ टारगेट कस्टमर। आप देखोगे कि भाई आपका टारगेट कस्टमर क्या है? आप किसके लिए सामान बना रहे हो? आप कोई स्टूडेंट के लिए बना रहे हो, आप कोई वर्किंग वुमन के लिए बना रहे हो, आप कोई वर्किंग मेन के लिए बना रहे हो, आप कोई हाउसवाइफ के लिए सामान बना रहे हो, या फिर आप किसी किसी ओल्ड पर्सन के लिए सामान बना रहे हो, आपको अपना टारगेटेड कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए। मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि ये मेरा आइडिया है, मैंने सोचा है कि इस तरीके से प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनेगा,
ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट में जिस चीज़ का ट्रेंड चलता है ना, भले वो क्वालिटी भी उतनी अच्छी ना हो, चीज़ भी उतनी अच्छी ना हो, बट वो बिक जाती है, ठीक है? मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि ऐसा काम करो कि क्वालिटी अच्छी नहीं हो, कि चीज़ अच्छी नहीं हो। बट मार्केट का ट्रेंड देखो कि कौन-सा ट्रेंड चल रहा है, कैसे प्रोडक्ट लोग लेना पसंद कर रहे हैं, क्या वो जो सामान आप बना रहे हो, क्या उसकी डिमांड अभी भी है या नहीं है? इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स देखो, आपके आस-पास अब कोई ऐसा सामान मत बना देना। अगर आज के टाइम में आपने कोई ऐसा सामान बना दिया है, जो कि सोशली लोगों को मान लो कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन वाला हो गया, किसी भी तरीके का जेंडर, रेशियल किसी भी तरीके का अगर कुछ आपने ऐसा किया, जैसे कि वो देखना वो जो अभी फेयर एंड लवली जो एक क्रीम थी, सबने मेरे ख़्याल से सुना ही होगा उसके बारे में या कुछ-कुछ ने लगाई भी होगी। तो उसका नाम उसको जैसे ट्रेंड्स बदलते जा रहे हैं, पहले लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी उसके नाम से, बट अभी लोगों को उसके नाम से प्रॉब्लम होने लगा कि भई फेयर एंड लवली तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो इसका नाम उन्होंने ग्लो एंड लवली रख दिया। अब देखो कंपनी को भी लोगों के नीड्स के हिसाब से या फिर बदलते ट्रेंड्स के हिसाब से सोचना पड़ा, तो उसने वो चेंज किया। इतने सालों से तो वो चलते आ रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो एक सोशल एक चीज़ होती है, तो आपको इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल ट्रेंड्स को ध्यान में रखना है। आप कोई ऐसी चीज़ बनाओगे ना, जैसे मैं पिछले भी किसी वीडियो में मामा अर्थ की बात कर रही थी कि आजकल के जो यंग जनरेशन है वो इतना भी ज़्यादा नहीं बट हाँ, वो खुद इतने कंसर्न नहीं है बट व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट एंड ऑल ऑफ दैट तो वो बहुत ही अग्रेसिव ली बोलते हैं कि भाई हमारी हाँ, सही है कि भाई एनवायरनमेंट को सेव करो। तो व्हेन मामा अर्थ सेज कि अगर आप कोई चीज़ खरीदोगे तो हम आपके बिहाफ़ पे कोई ट्री को प्लांट करेंगे, कोई सैपलिंग प्लांट करेंगे, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है एंड दैट्स व्हाई दे परचेज़ मामा अर्थ्स प्रोडक्ट। तो एक सोशल ट्रेंड है, उसको आपको ध्यान में रखना है। टेक्नोलॉजिकली ट्रेंड आपको टेक्नोलॉजी का ट्रेंड देखना है भाई कि ये टेक्नोलॉजी चल रही है या नहीं चल रही है। अगर आज के ज़माने में आपने कीबोर्ड की बजाय टाइपराइटर का बना रहे हो अगर आप, तो आप बेवकूफ़ हो। तो आपको टेक्नोलॉजी का ट्रेंड देखना है। कॉम्पिटिशन इस मार्केट में जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो, उसमें कॉम्पिटिशन कैसा है? कॉम्पिटिटर कैसा कर रहे हैं? किस तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हैं? उनकी क्या स्ट्रेंथ है? उनकी क्या वीकनेसेस है? वो किस जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं? किस जगह पे बेकार काम कर रहे हैं? इट्स नॉट अबाउट दैट कि आपको अपने कॉम्पिटिटर की सिर्फ वीकनेस ही देखनी है। आपको उनकी स्ट्रेंथ भी देखनी है कि इफ दे आर वर्किंग समथिंग वेरी गुड इन सम फील्ड और सम प्रोडक्ट तो आपको वो चीज़ उनसे लेनी है लाइक यू डोंट हैव टू एग्ज़ैक्टली कॉपी देयर डिज़ाइन्स और समथिंग बट आपको क्या करना है उससे सीखना है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं और उनकी चीज़ें बिक रही हैं, तो हम भी इससे कुछ ना कुछ तो ऑफ कोर्स सीख सकते हैं। पर देखो इस बुक में ना बहुत ज़्यादा ही रेपिटेशन है, तो कुछ चीज़ें आपको लगेंगी कि मैंने छोड़ दी बट वो छोड़ी नहीं है। जब आप खुद उसको पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि वही बात जो मैं अपनी बातों में एक्सप्लेनेशन में आपको बता चुकी हूँ, वो बार-बार लिखी हुई है। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ, जैसे कि ये जो बीच का पैरा आपको दिख रहा है, इसको मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ। बट अगर आपको लगेगा कि अगर आपने पढ़ा, कुछ एक पॉइंट आपको समझ नहीं आया, तो जस्ट डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। ठीक है? मैं सबका जवाब दे दूँगी। जो भी बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, डायनामिक होता है नेचर में, तो उसमें रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। रिसर्च ज़रूरी इसलिए है ताकि हमको हमारी जो पॉसिबल अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जो थ्रेट्स हैं, उसके बारे में पता चलता रहे। और अगर कोई कंपनी अपने एनवायरनमेंट को अडैप्ट नहीं कर पाएगी, जिस एनवायरनमेंट में वो है, उसको समझकर अगर उससे काम नहीं कर रही है, वो लॉन्ग रन तक सस्टेन नहीं कर सकती है। जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दे रखा है यूके की बाइक प्रोड्यूसर्स का कि इंग्लैंड में जो बाइक प्रोड्यूसर थे, वो वहाँ की नीड्स को समझ नहीं पाए, तो वहाँ पे बाइक्स का बिज़नेस उतना अच्छा नहीं चला, ठीक है? ऑन द कॉन्ट्ररी क्योंकि देखो जो जापानीज़ प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने समय की नीड्स को समझते हुए जो भी चेंजेज़ आ रहे थे, चाहे वो कैसे भी चेंजेज़ हों, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल या फिर अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स सबको अपना ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई और काम किया, तो उसकी वज़ह से वो आज तक चल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही फालतू की बात थी जो मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे आ जाओ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग सिग्निफिकेंट क्यों है, ठीक है? एंड कैसे है? कैसे वो आपको हेल्प करती है? तो उसके कुछ 10 क्या शायद 9-10 पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है, वो है डिटरमाइनिंग अपॉर्च्युनिटीज़। अब यहाँ पे देखो अपॉर्च्युनिटीज़ क्या होता है वो बताया हुआ है। अपॉर्च्युनिटीज़ मीन द पॉजिटिव और फेवरेबल एक्सटर्नल फोर्सेस। आपके फेवर में वो एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकते हैं, आपको शायद पता नहीं है, पर अगर आप उसको ध्यान में रखो, अगर आप उन पॉइंट्स को कंसिडर करो, तो उससे आपका बिज़नेस ग्रो हो सकता है।
यहाँ पे बताया हुआ है फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पता चल गया कि भई मार्केट में बाइक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप क्या करोगे? अपना प्रोडक्शन बढ़ा दोगे, अलग-अलग मॉडल्स इंट्रोड्यूस करोगे, तो उससे क्या होगा कि जैसे ही मतलब जो डिमांड है आपको पता है कि भई अपॉर्च्युनिटीज़ है, तो जैसे ही आप नया मॉडल निकालोगे, तो जो बंदे जो मतलब जो कस्टमर जो पॉसिबल कस्टमर आपका हो सकता है, जो टारगेट आपका कस्टमर हो सकता है, वो आपके पास आ जाएगा। यहीं पर आपको एग्ज़ाम्पल भी दे रखा हुआ है, ये इंडिया की बात है कि जैसे हीरो होंडा की बात करें तो 1990s में उस वो एक लीडिंग पोज़ीशन पे था और इवन आज बहुत महँगी-महँगी बाइक आ गई हैं, बट वो तो भाई यंग जनरेशन मतलब जो लड़के हैं वो खरीदते हैं, लड़कियाँ भी खरीदती हैं, सब कोई खरीदते हैं। बट जो मिडल क्लास आदमी है ना, वो आज भी हीरो होंडा जैसी बाइक्स ही चलाता है। तो वो एक लीडिंग पोज़ीशन में इसलिए आ गया क्योंकि उसको पता था कि भई अब जो मिडल क्लास है उसके पास थोड़ा पैसा आ गया, तो वो बाइक जैसा व्हीकल अफ़ोर्ड कर सकता है। तो उसने वो बना लिया, उसने अपॉर्च्युनिटी देखी और उसको ग्रैब कर लिया। तो उससे आज तक वो फ़ायदे में ही है, ये आपको और मेरे को दोनों को दिख रहा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, अब कोई भी थ्रेट क्या होता है, कोई भी नेगेटिव या अनफ़ेवरेबल एक्सटर्नल फोर्सेस जिससे आपके बिज़नेस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपको ये समय रहते पता चल जाएगा, तो आप अपनी सिचुएशन बेटर कर सकते हो उससे जिसको पता ही नहीं चला कि भाई आने क्या वाला है, हो क्या रहा है मार्केट में। अब जैसे मान लो कि आप जिस फर्म में आपका जो भी आपका आइडिया है, बिज़नेस आइडिया जिस पर आप काम कर रहे हो, आपके जैसा कोई प्रोडक्ट किसी और ने निकाल दिया। अभी तो आपके लिए ये थ्रेट ही है कि आपके जैसा प्रोडक्ट कोई और बना रहा है, ठीक है? तो आपके लिए क्योंकि ये थ्रेट है तो आपको अगर पता चल जाएगा पहले से, तो आप क्या करोगे? आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी कर सकते हो, उसका कॉस्ट अच्छा कर सकते हो कि भाई कॉस्ट इतना भी ज़्यादा नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे ही कम होगा ना, वैसे ही जो रेडी प्रोडक्ट है, जो आउटपुट आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो यार देखो चाहे लोग कितने भी अमीर हो जाएँ, पर बिना बार्गेनिंग किए हुए या फिर बिना ये देखे कि भाई उसका कॉस्ट कितना है, मोस्टली लोग सामान नहीं खरीदते। बहुत अमीर तबका समाज का कोई ऐसा सामान खरीदता होगा कि भाई देखा और जैसे उसने बोला अच्छा ₹50 किलो है, ₹100 किलो है, ले लिया या फिर कोई चीज़ इतने रुपए की है, चलो भई ले लिया। मोस्टली लोग ऐसे नहीं करते, बार्गेनिंग करने का ऑप्शन उन्हें चाहिए ही चाहिए होता है। मतलब मेरे को खुद को चाहिए होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। सेंसिटाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट टू कोप विद रैपिड चेंजेस, अब देखो जो भी मैनेजमेंट है आप इतना चीजें देखते रहो, एक कीन वॉच रखो कि मार्केट में एनवायरनमेंट में क्या क्या चल रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपका कॉम्पिटिटर बढ़ रहा है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी है या फिर कस्टमर की जो नीड्स हैं अगर वो बदल रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना ही करना है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, आप अभी तक पीछे वाला काम कर रहे हो। कोई जैसे कि अब देखो एप्पल का जो आप फ़ोन देखते हो, हर 6 महीने पे या हर साल पे उसका एक नया फ़ोन निकल जाता है। कैसे? क्योंकि जो-जो टेक्नोलॉज़ी जैसे बढ़ती जा रही है ना, वो सब कुछ इंक्लूड कर देते हैं और वो इंक्लूड करने के तो पैसे ले रहे हैं। वो टेक्नोलॉजिकली वो इतना आगे है, इतना अपग्रेडेड है कि बंदे उसको कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो वो एक रैपिड चेंजेज़ के साथ अपने आप को वो करते हैं। इंडिया में इस चीज़ का जो एग्ज़ाम्पल है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ है। अब उसने देखा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है कि भाई गवर्नमेंट चाहती है कि भाई डिजिटल चीज़ें ज़्यादा हों, तो उन्होंने क्या करा जियो की सिम सबको फ्री में बाँटनी शुरू कर दी। अब उससे हुआ क्या, ये एक बहुत ही अच्छा मूव था अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें और बेसिकली सोशल चेंज भी बहुत अच्छे हैं ये कि गाँव-गाँव तक अगर आज कोई आप में से भी बहुत कोई हो सकते हैं, जो शायद गाँव में रहते हों, शायद इतना इंटरनेट से पहले शायद इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते होंगे चीज़ें, बट अब इंटरनेट आपको मिल गया तो आप अब बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू आर यूजिंग इंटरनेट, बट एक अच्छी चीज़ आपको मिल गई है। तो वो एक रिलायंस इंडस्ट्री का एक अच्छा एक मूव था कि उसने गवर्नमेंट पॉलिसी देखी और उसने उसको फ़ॉलो किया। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में मैं बस आपसे ये 3 पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं और फर्दर पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Come back to be the topper. This is part 3 of chapter 2 class 11th marketing environment. इससे पहले इस चैप्टर के 2 पार्ट्स मैंने बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वाला वीडियोस देख लो, ठीक है? और आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे हमारे 4th पॉइंट से, क्योंकि इसका जो हमारे 3 पॉइंट्स थे वो हमने पहले ही
डिस्कस कर लिए पार्ट 2 में। और हम किसकी बात कर रहे हैं कि एनवायरनमेंटल स्कैनिंग क्यों ज़रूरी होती है, कैसे ज़रूरी होती है, एनवायरनमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, ये सब पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 4th पॉइंट पे आएँगे, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज़ एंड पॉलिसीज़। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज़ एंड पॉलिसीज़, अब देखो ये किसी भी बिज़नेस को अगर आपको अच्छे तरीके से रन करना है, लॉन्ग टर्म तक अगर आप चाहते हो कि वो बिज़नेस अच्छे तरीके से चलता रहे, तो आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, कुछ पॉलिसीज़ बनानी है, जिससे कि आप काउंटर थ्रेट्स कर सको। मतलब कोई भी थ्रेट अगर आपकी कंपनी पे, आपके बिज़नेस पे आने वाला है, तो आप उसको रोक सको, कैपिटलाइज़ कर सको अपॉर्च्युनिटीज़ को। मतलब मार्केट में अगर कोई अवसर, कोई अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रही है, तो आप उसका किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हो, इस सब के लिए स्ट्रैटेजाइज़ करना पड़ता है हर चीज़ को। ऐसा कई बार होता है कि अपॉर्च्युनिटी मार्केट में आती है, हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है उसको लेने का, उसको यूज़ करने का, तो वो मार्केट में आके चली जाती है। जैसे कि इंस्टाग्राम पे ट्रेंड्स आते हैं, तो इंस्टाग्राम पे कोई ट्रेंडिंग वीडियो आ रहा है, अगर किसी ने उसके ऊपर रील बनाई तो उसका जो पेज है वो ग्रो होगा। बट अगर वो ट्रेंड आया, ट्रेंड आके जाते जा रहे हैं, वो बंदा वीडियो बना ही नहीं रहा, तो उसके पेज को या फिर उस ट्रेंड के साथ ये जो अपॉर्च्युनिटी उसे मिली थी ग्रो होने की, वो उसने गँवा दी। तो एक वो वहाँ से आपको ये बात समझ में आई है कि इंस्टाग्राम ट्रेंड्स तो हर कोई देखता ही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बड़ी-बड़ी कंपनियों के नाम बता रखे हैं कि आपको भई ये कंपनीज़ है। इन्होंने भी क्या कर रखा है, ये लोग एक्सपोर्ट्स की सर्विसेज़ लेते हैं कि जितने भी एक्सटर्नल मार्केट में ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो सब मॉनिटर करते रहो, ताकि जो भी चीज़ कहें, चाहे वो थ्रेट हो, चाहे वो अपॉर्च्युनिटी हो, हमको पता हो टाइम से। और जब हमको पता होगा, तो हम टाइमली उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे। Image building, if a firm is sensitive to external environment, it will come out with new products and services to meet the requirements of the customer. अगर कोई भी फर्म सेंसिटिव है कि भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, तो वो जो प्रोडक्ट बनाएगी, वो सर्विस बनाएगी, वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही होगी। और अगर जब कस्टमर को किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो उसने सही टाइम पे उसको बना के दे दी, तो उसकी इमेज जो है कम कस्टमर की नज़रों में, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगर आप कस्टमर के नज़रों में अच्छी इमेज नहीं बना पा रहे हो, तो फिर कोई काम का फ़ायदा नहीं है, आपको जो भी करना है करते रहो, एकदम बेकार सी ज़िंदगी है वो, ठीक है? कंटीन्यूअस लर्निंग, आपको सीखते रहना है। मैनेजर्स कंटिन्यू टू अंडरस्टैंड एनवायरनमेंटल चेंजेस एंड एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। अब जो भी मैनेज करता है बिज़नेस को, उसको इतनी अकल होनी चाहिए कि जो भी एनवायरनमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, जो भी मार्केट में ट्रेंड्स या जो भी एनालिसिस के बाद जो भी कुछ आ रहा है, उससे हम नया कुछ सीखें, नए अल्टरनेटिव्स ढूँढें। देखिए कि भई जनता की चॉइस किस तरीके से बदल रही है, अपना लर्निंग प्रोसेस आपको ऑलवेज़ ऑन रखना है। जैसे कि जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी। जो-जो चीज़ें मुझे बच्चे बताते गए कि ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो, तो जब मैंने देखा कि अच्छा ये चीज़ मेरे वीडियोज़ में नहीं है, तो मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। पहले के वीडियोज़ उतने अच्छे नहीं होते थे, उतना तरीके से, मतलब पहले मुझे बहुत वो भी होती थी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता था कि कैसे बोलूँ। अभी मुझे अगर मैं वीडियो एडिट करते जाती हूँ, तो ऐसा नहीं होता कि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। कई बार होता है कि ज़्यादा बोलते-बोलते अचानक से ज़बान से फिसल जाती है, तो कुछ निकल जाता है मुँह से या कुछ ऐसे करके हो जाता है। बट अभी वो ज़्यादा नहीं होता। तो अभी क्या होता है, जैसे कोई नोटिफ़िकेशन आ गया तो उसको एडिट करना पड़ता है, वो चीज़ है। बाकी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, तो डेफ़िनेटली लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब तो करना ही है यार आपको चैनल, क्योंकि आगे के वीडियोज़ भी आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो क्या होता है कि मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, बट मैं देखती हूँ कि जो सब्सक्राइब करते हैं बच्चे, वो बहुत ही कम करते हैं। तो इससे एक मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, और कमेंट कर दिया करो वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, तो मुझे थोड़ा-सा एंगेजिंग सा फ़ील होता है कि अच्छा कंटेंट में कुछ चल रहा है, बच्चे देख रहे हैं, किसी के तो काम आ रहा है मेरा वीडियो। 9th पे आएँगे, जो 7th 8th है, वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगे। ये आप पढ़ के समझ लो कि डायरेक्शन होनी चाहिए ग्रोथ के लिए, और किसी भी फर्म के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आपको आइडेंटिफ़ाई करना आना चाहिए कि भाई आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। 9th की बात करेंगे, बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजी। Strategists can gather qualitative information regarding business environment and utilize it in formulative effective plans। अब देखो, जो भी स्ट्रैटेजिस्ट है, जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं बिज़नेस के लिए, उसके अंदर इतना वो होना चाहिए, उसके अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए कि भाई पता है कि अगर मार्केट में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो क्वालिटेटिव मतलब जो सही इन्फॉर्मेशन है उसको लेके और
आप अकॉर्डिंगली काम करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आईटीसी होटल्स foresaw bright opportunities in the travel and tourism industry and started building hotels in India and abroad. Similarly is the case with Oyo. Oyo rooms का अब देखो यहाँ पे देखो जब जैसे ही बिज़नेस पोर्टल्स को लगने लगा है, देखो पहले अमेज़न क्या करता था? पहले अमेज़न सिर्फ़ किताबें बेचता था और आज के टाइम में अमेज़न क्या करता है, आप अमेज़न से पे कर सकते हो। मैं अमेज़न को प्रमोट नहीं कर रही, बस मैं बता रही हूँ कि सब उससे रिलेट कर पाएँगे। तो अमेज़न पे आप म्यूज़िक सुन लो, अमेज़न पे आप वीडियोज़ देख लो, अमेज़न पे मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, अमेज़न पे मिनी टीवी आ गया, उसमें आप फ्री में देख सकते हो। लाइक इतना कुछ आ गया, जैसे-जैसे उसने देखा है ना कि बंदों को ये चाहिए, मेरे कस्टमर को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो भाई उसने वो सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी और लोग आ भी रहे हैं और उसका बिज़नेस ग्रो भी हो रहा है। अब देखो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन में बेसिकली वही बात दे रखी है कि जो भी डिसीज़न मेकिंग अथॉरिटीज़ है, अगर उनको पता चल जाएगा कि भई एनवायरनमेंट में ये सब चेंजेज़ आ रहे हैं, ठीक है? उनको नॉलेज हो जाएगी इस बात की, तो वो क्या करेंगे? वो कस्टमर की बातों को ध्यान से सुनेंगे, कस्टमर को मतलब कस्टमर का जो सजेशन है या फिर जो कस्टमर का प्रॉब्लम है, उसको ध्यान से सुनेंगे और बेसिकली उसको सॉल्व करने के लिए काम करेंगे, ठीक है? तो और जब कोई भी बिज़नेस कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या उसके सजेशन को मानेगा, अकॉर्डिंगली वर्क करेगा, तो कस्टमर के साथ उसका रिलेशन डेफ़िनिटली बेटर होगा और जितना उसका कस्टमर से रिलेशन अच्छा होगा, उसके फ़र्म का, उसके बिज़नेस का, उसके ब्रांड का, उतना ही ज़्यादा वो बिज़नेस कर सकता है, बिज़नेस उसका ग्रो होगा फर्दर, ठीक है? अब ये नॉलेज असेसमेंट कुछ ऐसा आ गया है। इसके आगे है मैक्रो एनवायरनमेंट, ये हमारा सेशन 2 है। मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स हमने बात करे थे, तो देखो कंपनी में मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स क्या होते हैं? डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो गए जैसे कि यहाँ पे देख लो, डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो गए मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड, इकोनॉमिक एक मतलब लोगों के पास पैसा, पैसे का क्या चल रहा है, पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उसके अंदर आ जाती हैं, कॉम्पिटिशन मार्केट में कितना चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल थिंग्स क्या हो रही हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है और सोशल कल्चर कैसा आपका जो मार्केट में चल रहा है, जो मार्केट इन द सेंस जो पूरे एनवायरनमेंट में, जो पूरे समाज में चल रहा है ना, वो चीज़ें भी आपको देखनी है। अब ऐसा नहीं है कि आप तो कोई और बिज़नेस कर रहे हो, सोसाइटी से आपका कोई लेना-देना नहीं है। ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं होता जिसका सोसाइटी से लेना-देना नहीं होता। जैसे मैक्रो एनवायरनमेंट की जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे को इन्होंने यही बता रखा है कि देखो किसी भी फर्म की जो मार्केटिंग एक्टिविटी होती है ना, वो डिपेंड करती है बेसिकली कि कस्टमर को क्या ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि आपका फर्म अच्छे से वर्क करे तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि कस्टमर क्या चाहता है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इनवर्डली डिसाइड कर लिया, मतलब आपने खुद से डिसाइड कर लिया कि अच्छा ये प्रोडक्ट मैं बनाऊँगा, ये प्रोडक्ट ये बिक जाएगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ऐसे नहीं होता है। जो कस्टमर चाहता है आप उसको वो दो। अगर आपने कस्टमर की नीड्स को समझे बिना काम किया, तो आपकी फर्म अच्छे से काम नहीं कर पाएगी और वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी दे रखा है कि जैसे अगर ह्यूमन बॉडी में प्रॉब्लम है, तो वो एडजस्ट करने में उसको प्रॉब्लम होती है, एनवायरनमेंटल चेंज के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाते। जैसे-जैसे एज बढ़ती रहती है इंसान की, वो ओल्ड होते रहते हैं, तो सर्दी या गर्मी उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। मतलब वो उससे टैकल उतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो अगर उसी तरीके से अगर कोई बिज़नेस अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो चेंजेज़ आ रहे हैं, उसमें अडैप्ट नहीं कर पाएगा, जैसे कि अगर नए कॉम्पिटिशन आ गए, वो उसके संग टैकल नहीं कर पा रहा, वो कॉम्पिटिशन को झेल नहीं पा रहा, वो कंज़्यूमर प्रेफ़रेंसेस के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं कर रहा। अगर कंज़्यूमर को लगता है कि भई इस प्रोडक्ट में ऐसा चेंज होना चाहिए और वो कंपनी एकदम रिजिड ख़्यालों वाले मैनेजर्स के हाथों में है कि भई नहीं हमें तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा ही बनाना है, वेदर वो बिक रहा है, नहीं बिक रहा है इससे मतलब नहीं है, पर हमें चेंज नहीं करना, नहीं दिक्कत हो सकती है, ये हो सकता है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका बिज़नेस ज़्यादा लंबे समय तक रन नहीं करेगा। मैक्रो एनवायरनमेंट की अगर डिटेलिंग में जाएँ तो वो क्या होता है? मैक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू एक्सटर्नल फोर्सेस, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो कि किसी फर्म के मैनेजमेंट के कंट्रोल के बियॉन्ड होती हैं। देखो अब किसी जगह की पॉपुलेशन कितनी है, समाज में लोगों का क्या सोचना है किसी चीज़ के बारे में, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है या फिर जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं,
या जो भी चीज़ें हो रही हैं, इसका किसी फ़र्म के मैनेजर से या फिर उस मैनेजमेंट से कोई लेना-देना नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकता इसके आस-पास जो चीज़ें हो रही हैं। तो उसका बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ फ़र्म्स मैनेजमेंट है। एक्सटर्नल फ़ोर्सेस जिससे मार्केट में या फिर उस बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं ये, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये इमीडिएट कोई इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं, वो मैक्रो एनवायरनमेंटल फैक्टर्स इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं डालते कंपनी पे कोई, बट ये है कि इनसे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो डेमोग्राफिक फोर्सेस जो कि मैंने पहले ही बोला था, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, नेचुरल, फिज़िकल या फिर टेक्नोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल जो अलग-अलग फोर्सेस हैं, अभी इन्हें आप याद कर लेना। ये 6 आपके लिए ज़रूरी है कि पहला सबसे पहला भाई मैक्रो एनवायरनमेंटल होता क्या है फैक्टर्स जो इमीडिएट इम्पैक्ट ना डाले कंपनी पे, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होते हैं, फर्म के मैनेजमेंट के या उनके कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं। ये 3 पॉइंट्स मिल गए हमें उसके बारे में लर्न करने के, और ये उसके 6 फैक्टर्स हो गए जो हमें पता होना चाहिए, जो 6 फोर्सेस हैं वो हमें पता होने चाहिए। पहला जो फोर्स है वो है डेमोग्राफिक फोर्स। अब डेमोग्राफिक फोर्स क्या होता है? डेमोग्राफी रेफर्स टू स्टडीइंग ह्यूमन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ साइज़, डेंसिटी, लोकेशन, एज, जेंडर, रेस, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पे देखो ज कोई भी जब बिज़नेस शुरू करता है, अब वो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के लिए एक बार में बिज़नेस शुरू कर रहा है। पहले कोई भी बंदा जो है अपने फर्म को शुरू करता है, वो उसकी एक टारगेटेड ऑडियंस होती है। अब पूरी दुनिया में भी वो टारगेटेड ऑडियंस हो सकती है, बट ये मैटर करता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है या फिर आपकी जो भी सर्विस है। अब जैसे मान लो कि आप कार से रिलेटेड सर्विसेज़ देते हो, तो वो सर्विस सिर्फ़ वही ले सकता है जिसके पास कार है। तो आप उस ऑडियंस चाहे कैसी भी हो, जिसके पास पैसे नहीं है, फिर वो चाहे कितनी भी अच्छी हो, आप उसे अपना टारगेट ऑडियंस अभी नहीं मानोगे, ठीक है? जिसके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो कार ले, वो आपके टारगेट ऑडियंस नहीं है। तो ये बेसिकली इस तरीके की जो स्टडीज़ होती हैं, वो डेमोग्राफिक स्टडीज़ होती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप जैसे आप बच्चों के लिए कुछ सामान बनाना चाह रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों का नंबर कितना है, बच्चों का नंबर इन द सेंस बच्चे की कितनी पॉपुलेशन है उस इलाके में जहाँ पे आप अपना काम एस्टेब्लिश कर रहे हो। ठीक है? तो अगर आप अब बच्चों में भी ऐसा नहीं है, लड़कियों के खिलौने अलग होते हैं, लड़कों के खिलौने अलग होते हैं। 5 साल से बच्चों के नीचे के खिलौने अलग होते हैं, फिर उस उससे ऊपर के खिलौने अलग होते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में देख रखनी पड़ेंगी। डेंसिटी मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे कितने लोग रहते हैं, लोकेशन कैसा है उस जगह का। अब वो लोकेशन तो झुग्गी-झोपड़ी वाला है और आपने लुई विटॉन और ये गुची इन सब के शोरूम खोल दिए, एकदम बेवकूफ़, पागल, जाहिल हो। ठीक है? अगर ऐसा किसी ने किया वो है। ऐज ऐज आपको देखना पड़ेगा। अब पता चला कि उस इलाके में सारे बूढ़े लोग रहते हैं और आपने बच्चों वाला बिज़नेस शुरू कर दिया है। जेंडर आपको देखना पड़ेगा, रेस, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन भाई लोग कितना ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, क्या-क्या काम करते हैं। अब कोई काम करता है गरीबों वाला और ये अमीरों वाले शौक आप उन्हें उन्हें सोच रहे हो कि वो करने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है मार्केटर्स के लिए जानना। इफ द टोट अब यहीं पे वही लिखा हुआ है कि अगर बच्चों का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, तो बच्चों के टॉयज़ के जो डिमांड्स होंगे, बेबी फूड होगा, चिल्ड्रन एक्सेसरीज़ होंगी, डायपर्स होंगे या फिर और भी जो चीज़ें हैं, उनकी डिमांड बढ़ेगी। अगर एल्डरली पीपल उस जगह पे ज़्यादा रहते हैं, तो अलग-अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़्यादा यंग पॉपुलेशन रहती है, तो अलग तरीके की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको देखना है कि भाई किस तरीके के डेमोग्राफी के साथ आप लोग काम कर रहे हो। अब जैसे अब देखो अब मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे पता है कि भाई किस तरीके से बोलना है। अब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं किसी छोटे बच्चे से बात कर रही हूँ या मैं किसी ऐसे से तरीके से भी बात नहीं कर रही जैसे कि मैं किसी एज्ड इंसान से बात करूँगी। मुझे पता है कि यहाँ पे कोई 16-17 साल का बच्चा होगा जो बहुत ही कूल होगा जिसके सामने मैं कुछ भी तो नहीं बोल सकती। लाइक बहुत ही डिसेंट तरीके से अपनी बात रख सकती हूँ। जैसे आपकी जो भी पॉपुलेशन जिसके लिए आप काम कर रहे हो, उसकी जो चेंजिंग हैबिट्स है, उसके जो टेस्ट है, उसका जो लाइफ़स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड है फ़ास्ट फूड की, इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज़ की, क्रचेज़ की। तो वहाँ पे क्रचेज़ क्या होते हैं, ये वो जगह होती है जहाँ पे जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं या फिर कोई वर्किंग मैन भी अपने बच्चों को रख सकता है, अगर उनके यहाँ पे नहीं है कोई देखने वाला, तो बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं कि वहाँ पे बच्चों का ध्यान रखा जा सके और वो काम कर सकें।
पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस। देखो जहाँ पे भी वर्ड पॉलिटिकल आ जाता है वहां पे आप लॉज, ठीक है, गवर्नमेंट, इन सबको खुद से इन्वॉल्व कर लो। जहाँ पे पॉलिटिक्स आ गई, जहाँ पे लीगल लॉ आ गया, वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। फेडरल मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है, और जो लोकल बॉडीज होती हैं, जनरली ये लोग कुछ रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस बनाते हैं जिससे कि जो भी इंसान बिजनेस रन कर रहे हैं उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो। बेसिकली एक प्रॉपर एक कंडक्ट होना चाहिए ना, जिस तरीके से आपको काम करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर लोकल गवर्नमेंट हो, तीनों अपने अपने लेवल पे जो भी जिसके पास जितनी भी पावर है उसके अकॉर्डिंगली रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है उसकी बात करेंगे। कोई भी लॉज या गवर्नमेंट एजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो होते हैं, जो भी जैसे कि जीएसटी आया था, आपने देखा होगा जीएसटी। तो जीएसटी इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कि गवर्नमेंट लेकर आई थी, एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल जिससे मैं आपको समझा सकती हूँ कि ये एक मैक्रो एनवायरनमेंट फोर्स था, गवर्नमेंट लेकर आई। पॉलिटिको इट इट इज अ पार्ट ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस, जिसको आप लोग देख सकते हो। आई होप कि सबको पता होगा जीएसटी क्या होता है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, जो पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के जीएसटी लगाया जाता है। आई होप सबको पता ही होगा। तो ये जीएसटी आया, इससे पहले लोगों के काम करने का तरीका अलग था, बट व्हेन इट केम तो इसने लोगों का काम करने का तरीका बदल दिया। बेसिकली इसने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्ट किया है, ठीक है। तो मार्केटर्स के लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट मतलब क्या कर रही है। गवर्नमेंट कोई नया रूल ला रही है, गवर्नमेंट कोई नया इंटरवेंशन कर रही है, गवर्नमेंट या कुछ भी, अगर जैसे मान लो छोटे आपकी कोई छोटी फर्म है, छोटा बिजनेस करते हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी निकाली है, या फिर कोई बड़ा काम करते हो तो गवर्नमेंट ने निकाला है कि तो ये किया है वो क्या है। तो जितनी भी चीजें गवर्नमेंट कर रही है उस पे आपको नजर रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि भाई यहाँ पे इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर गवर्नमेंट ये करती है तो आपको उसको अडेयर करना है, उसको फॉलो करना है, और आपको बिजनेस करते समय इन लीगल चीजों का ध्यान रखना ही रखना है। तो सबसे पहला हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज तो आई नो अबाउट इट। तो ये एक बेसिकली ये कुछ तरीके होते हैं जिससे कि हम अपनी सोसाइटी में सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। बेसिकली एक 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 गाइडलाइंस होती है स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि आप किस तरीके से ऐसा काम करोगे जिससे कि समाज में ये जो हमारी सोसाइटी है उसमें इक्वलिटी बढ़े, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, इक्वल वेजेस मिले, और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो कि डीपीएसपी में होती हैं। बेसिकली दीज आर द गाइडलाइंस फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉलो so that we can establish social and economic democracy in the society as a whole, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। इसके बारे में हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो। फंडामेंटल राइट्स, एज अ सिटीजन यू हैव गॉट सम फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि आप इस कंट्री के सिटीजन हो। जैसे कि बहुत सारे आपके पास फंडामेंटल अधिकार हैं। बेसिकली क्या है वो, आपके पास इक्वलिटी का राइट है, आपके पास फ्रीडम का राइट है, आपके पास पढ़ने का राइट है, आपके पास लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, प्राइवेसी का राइट है, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो इसका राइट है। और अगर इनमें से कोई भी राइट्स कंप्लीट नहीं हो रहे या फुलफिल नहीं हो रहे या फिर इसका वायलेशन हो रहा है तो यू कैन गो टू एनी कोर्ट इन दिस कंट्री, ओके। तो दीज आर सम फंडामेंटल राइट्स व्हिच यू हैव गॉट फ्रॉम दिस कंट्री, क्योंकि आप इस कंट्री के सिटीजन हो। डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब आपको ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, तो इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर कोई चीज, कोई बिजनेस या कोई भी मान लो आपको कुछ भी इनिशिएटिव अगर आपको अपने बिजनेस में लेना है, तो यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट कि ये वाली पावर अगर किस गवर्नमेंट के पास है तो मुझे ये काम करने के लिए परमिशन किससे लेनी है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसी गवर्नमेंट और एलाइड एजेंसीज के बारे में पता होना चाहिए। ये जो भी काम कर रहे हैं उस पर नजर रखो। एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस।
गवर्नमेंट का जितना भी इंटरवेंशन हो रहा है उस पर ध्यान रखो, ठीक है? कमर्शियल या फिर इकोनॉमिक लॉज़ अगर कोई गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ भी अगर ला रही है, तो उसका ध्यान रखना है आपको। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जैसे कि किसी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट से डिपेंड करता हो। जैसे कि मान लो कुछ चीज़ें हम पाकिस्तान से इम्पोर्ट या उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है और आप ये करने लगोगे, तो आप फँस जाओगे। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इतना जो गवर्नमेंट कर रही है बिज़नेस से रिलेटेड, उन चीज़ों पर ध्यान दो। अब गवर्नमेंट जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या सिक इंडस्ट्री या कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई अगर कोई नियम बना रही है, तो उस पर ध्यान दो कि अच्छा गवर्नमेंट ये काम कर रही है। मान लो कि गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कुछ काम किया और आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो क्योंकि गवर्नमेंट ने कर दिया तो इट हैज़ बिकम द राइट ऑफ द कंज्यूमर कि वो आपसे उस चीज़ के लिए पूछ सकते हैं या फिर आपको उस चीज़ के लिए बोल सकते हैं और आपको पता ही नहीं है कि वो कंज्यूमर का राइट है और आपने उसका राइट नहीं माना, तो उसके राइट ना फुलफिल होने की वजह से वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो अथॉरिटीज़ के पास जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि आप ये ध्यान रखो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। जैसे कि एक पॉलिसी होती है लिबरलाइज़ेशन की पॉलिसी। अब पता नहीं कितने लोगों को पता होगा इसके बारे में, वैसे 10th में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ग्लोबलाइज़ेशन वाले चैप्टर में। लिबरलाइज़ेशन क्या होता है? बेसिकली गवर्नमेंट इसमें कुछ चीज़ों को लिबरलाइज़ कर देती है, आसान कर देती है बिज़नेस करना। जैसे कि बहुत सारे लाइसेंसिंग होते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो गवर्नमेंट उसको कम कर देती है, ताकि लोग बिज़नेस बहुत आराम से कर पाएँ, एक फ्लो ऑफ बिज़नेस बना रहे। क्या ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का लिबरलाइज़ेशन के पीछे? कि जो फॉरेन कैपिटल का इन्फ्लो है, टेक्नोलॉजी है, वो आराम से हमारे देश में आए और हम उसके बाद काम करें तो हमारी चीज़ें बाहर जाएँ। जैसे कि गवर्नमेंट ने मैगी पर बैन किया और आपको पता नहीं है कि बैन किया, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये नेस्ले के लिए एक बिग द दिस वाज़ अ बिग ब्लो टू नेस्ले कंपनी कि भाई अब गवर्नमेंट ने तो मैगी को बैन कर दिया और वो तो मैगी बनाने मतलब बेसिकली उसका इम्पोर्टेंट काम ही था मैगी बनाना। इतना बड़ा उसका एक बिज़नेस था। अब मैं ये नहीं कह रही कि दिस वाज़ द फोरमोस्ट एंड द ओनली वर्क ऑफ नेस्ले बट एक बहुत बड़ा ब्रांड एक मैगी के वजह से वो जाना जा रहा था। अचानक से मैगी अगर बैन हो जाए, तो क्या होगा? तो दिक्कत होगी, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, जो सिगरेट्स हैं या फिर जो ड्रिंक्स हैं, मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं, जो बच्चों को ऑफ़र नहीं कर सकते हैं, तो उसमें आपको लिखना है कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। अब कई सारी आपने दवाइयाँ देखी होंगी, जिस पे लिखा होता है कि आप इसे बच्चों से दूर रखो। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि जो आपको देखना है कि अच्छा कुछ रूल्स, कुछ लॉज़, कुछ रेगुलेशंस आए हैं, तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दोज़ रेगुलेशंस जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है? आगे और जो चीज़ें मैंने यहाँ पे हाइलाइट कर रखी हैं, आप भी अपनी बुक में हाइलाइट कर लेना एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल वीडियो और आगे के वीडियोज़ भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे और मैंने शायद पिछले वीडियो में भी बोला था कि मेरे को नेक्स्ट मंथ तक मेरा टारगेट है कि मेरे को 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है बिकॉज़ आई नो कि मेरे चैनल पे ऑडियंस आ रही है एंड आई एम हेल्पिंग दोज़ स्टूडेंट्स बट वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो उनमें से अगर आप प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लेना। बस दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। एंड अब आ जाते हैं the marketing managers are required to have adequate knowledge and understanding of political and legal forces for accomplishing their task। जो marketing managers हैं उनको adequate knowledge होना चाहिए, understanding होना चाहिए कि भाई क्या legal political forces चल रहे हैं तो उसके accordingly हमें work करना है। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक फोर्सेस पे। इकोनॉमिक फोर्सेस में देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि गवर्नमेंट डे टू डे कुछ ना कुछ इकोनॉमी में चलता रहता है, ठीक है? तो अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है इकोनॉमी से रिलेटेड जैसे कि ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट बढ़ने का क्या मतलब है कि मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बन रही हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं, हायर डिमांड चल रही है जैसे मैंने आपको बताया कि लोग चीज़ें खरीदना चाह रहे हैं। लो इंटरेस्ट रेट अगर लो इंटरेस्ट रेट होंगे जैसे लो इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि इफ यू वांट टू टेक सम लोन फ्रॉम द बैंक्स तो आपको वो ईज़िली मिल जाएगा और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। तो जैसे कि अगर आपको कम इंटरेस्ट रेट पे अगर लोन मिलता है, तो जो बिज़नेसमैन है वो लोन ले सकते हैं और अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो एज़ अ बिज़नेसमैन, एज़ अ मार्केटर आपके लिए अच्छी चीज़ हो सकती है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रही है और अगर एम्प्लॉयमेंट मार्केट में बढ़ रही है, तो ये एक अच्छा साइन है, जिससे ऑप्टिमिज़्म फैलता है, लोग आशावादी हो जाते हैं, उनको लगता है कि अच्छा मार्केट अच्छा चल रहा है, देश अच्छा चल रहा है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है। और ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, तो कुछ
खराब चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे रिसेशन हो सकता है। लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदना नहीं चाहते, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, तो ये एक रिसेशन वाली चीज़ हो गई। प्राइस राइज़ हो रहा है हर चीज़ का, जो आज की सिचुएशन है, आप जैसे मेरे ख़्याल से आज की सिचुएशन यही हो रही है आजकल। एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है, टैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड भी लोगों की कम हो रही है। डिमांड कम हो रही है? ऑफ कोर्स यार, अब टमाटर इतने महँगे हो गए तो बहुत सारे परिवारों ने टमाटर नहीं खाए होंगे। मतलब मैं अपने आप को बहुत ही प्रिविलेज्ड नहीं फ़ील कराना चाहती, बट फिर भी मैं हूँ शायद कि मैं टमाटर इतने महँगे हो गए, फिर भी हमारे घर में टमाटर आए हैं, क्योंकि शायद हम वो ले सकते हैं। बट ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ होंगी जो इतनी महँगी सब्ज़ी होने, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी देखो बहुत ज़्यादा महँगाई हो गई है। तो लोग उसको अवॉइड कर रहे होंगे कहीं न कहीं कि अच्छा बहुत ज़्यादा महँगी सब्ज़ियाँ हम लोग नहीं खरीदें। तो ये तो कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ खबरें हो गई कि अच्छा मार्केट अच्छा चल रहा है या बेकार चल रहा है। तो इसके बारे में एज़ अ मार्केटर आपको जानना ही ज़रूरी है। अगर आपको पता चलेगा कि भई मार्केट अच्छा चल रहा है, तो आप क्या करोगे? आप जिन भी चीज़ों का प्रोडक्शन करते हो, यू विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज़ जो भी आप प्रोड्यूस करते हो, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में एक हायर डिमांड चल रही है, लोगों के पास पैसा है। अगर ये चीज़ हम बनाएँगे, अच्छे से उसकी मार्केटिंग करेंगे, तो वो बिक जाएगा, ठीक है? तो मार्केटिंग प्रोडक्ट्स इज़ ईज़ियर व्हेन कंज्यूमर आर विलिंग टू पे। जब आपको पता है ना कि लोग खरीद लेंगे, तो प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना आसान होता है। और जब आपको पता है कि लोग नहीं खरीदेंगे, आपने कभी देखा है कि लैम्बोर्गिनी का एड टीवी पे आ रहा हो? मैंने तो कभी नहीं देखा। फॉर्च्यूनर जैसे कि गाड़ियाँ हो गईं, आपकी ये पोर्शे हो गई या बड़ी-बड़ी जो जैगवार गाड़ियाँ होती हैं, इन सब के एड आपने कभी टीवी पे नहीं देखे होंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत ही लोअर मिडल क्लास जो आदमी होता है ना, मोस्टली वो लोग टीवी देख रहे हैं। तो वो लोग ऐसी गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे। बहुत महँगे-महँगे ब्रांड्स जैसे लुई विटॉन और जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हो गए, गुच्ची, इन सब के मुझे पता है, मैं खरीदती नहीं हूँ, मैं इतनी अमीर नहीं हूँ। पर हाँ, आपको भी पता होगा। तो इन सब चीज़ों के रि कभी इन सब चीज़ों के एडवर्टाइज़मेंट टीवी पे नहीं देखोगे, और देखोगे तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे भेज देना। मैं भी देख लूँगी अगर ऐसी चीज़ें टीवी पे आ रही हैं तो, क्योंकि वैसे नहीं आती। तो उनको पता है ना कि ऐसी चीज़ें आम आदमी नहीं खरीद सकता ऐसी चीज़ें, और टीवी आम आदमी देख रहा है। और अगर आप टीवी देखते हो तो आप भी आम आदमी ही हो, ठीक है? तो ये सब आम आदमी की ही ख्वाहिश होती है टीवी देखना। मेरी नहीं है, क्योंकि मैं आम औरत हूँ ना इसीलिए। चलो छोड़ो। इन्फ्लेशन बढ़ता है, जैसे कि अब देखो मार्केटिंग प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना आसान इसलिए हो जाता है जब उसको पता होता है कि कंज्यूमर चीज़ें खरीद लेगा। इन्फ्लेशन इज़ अ सस्टेन्ड राइज़ इन द प्राइसेज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, बहुत से बच्चों को पता होगा बट फिर भी मैं बता देती हूँ। इन्फ्लेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं महँगाई, ठीक है? महँगाई बढ़ रही है। अब महँगाई बढ़ने, मुझे नहीं लगता है कि आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस महँगाई राइज़िंग। महँगाई तो बढ़ते ही जा रही है और सबको पता है कि महँगाई क्या होती है। आपकी परचेज़िंग पावर एकदम कम हो जाती है। जिस ₹100 से अभी तक आप शायद 3 किलो टमाटर खरीद सकते होंगे, उससे आप 1 किलो टमाटर भी नहीं खरीद सकते। तो आपकी मनी की जो वैल्यू है, वो जो परचेज़िंग पावर है, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, ठीक है? इसका मतलब है कि महँगाई बढ़ गई। तो अगर महँगाई बढ़ रही है, तो लोग ज़्यादातर चीज़ें नहीं खरीदेंगे, और आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। Thus inflation poses a great problem in managing marketing problem program। अब देखो होता क्या है, जब इन्फ्लेशन होती है ना, जब महँगाई ऑलरेडी बहुत बढ़ रही है, तो आप लोगों को मार्केटिंग जो प्रोग्राम है आपको चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट देखो यार पैसे में ही बिकता है, ठीक है? अब देखो, आप कभी भी देख लेना, जब ₹10 किलो कोई सब्ज़ी, ₹10 किलो की सब्ज़ी होती है? आज के ज़माने में नहीं होती होगी, कोई होती हो तो मुझे नहीं पता। मान लो 20 मान लो, 20-25 मान लो, ठीक है? तो अगर कोई सब्ज़ी ₹20-25 किलो बिक रही होगी ना, तो कोई भी वेजिटेबल वेंडर आपको ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला के बुला लेगा और आप उससे खरीद लोगे। बट जहाँ पे टमाटर ₹200 किलो है, आप सच में एक्सपेरिमेंट करके देखना, मार्केट जाना जहाँ पे मंडी या बाज़ार जो भी लगते हों, वहाँ पे देखना कि कोई टोमेटो जो टोमेटोज़ बेच रहा है, वो क्या इतनी ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा है कि भाई ₹200 किलो टमाटर ले लो, ₹200 किलो मैं ऐसे टमाटर बेच रही हूँ क्या? नहीं, नहीं। मैं बस आपको बता रही हूँ कि देखो ऐसे कोई नहीं कर रहा होगा। तो क्या है, उसको मार्केटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। जो भी बंदे टमाटर खरीद के उसे बेचते थे, अब वो शायद ये काम नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, और जिनके पास पहले से सेव्ड मनी है, वो कर रहे हैं और वो अमीर भी हो रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई है। द टैक्स रेट, एक्सचेंज रेट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इन सब का असर पड़ता है किस पर? बिज़नेस डिसीजन मेकिंग में। अब कौन-कौन सी चीज़ है? टैक्स रेट क्या होता है कि गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है बिज़नेस से।
कि भाई आप इतना कमा रहे हो तो आप इतना टैक्स दोगे, आप इस चीज़ में डील कर रहे हो तो आप इतना टैक्स दोगे, तो वो चीज़ होगी। एक्सचेंज रेट क्या होता है, आप चीज़ों को एक्सचेंज कैसे कर रहे हो? जैसे मान लो अगर आप अपनी सर्विसेज़ को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो आपके लिए एक्सचेंज रेट जानना ज़रूरी है, एंड एक्सचेंज रेट इज़ द फॉरेन करेंसी का रेट होता है वो, कि अगर एक जो डॉलर है, वो कितने रुपये में आएगा, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है कि भाई अब देखो सारा ट्रेड हम खुद से नहीं करते हैं। हमारे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम कुछ चीज़ें जहाँ से मँगा रहे हैं, जहाँ पर भेज रहे हैं, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस कंट्री की या फिर हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होनी चाहिए, किस कंट्री से हमें कितना डील करना है, कितना सामान मँगाना है और कितना बेचना है। नेचुरल और फिज़िकल फोर्सेस क्या होता है? बेसिकली देखो कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है मैक्रो एनवायरनमेंट का। नेचुरल रिसोर्सेज को ये इंक्लूड करता है। बेसिकली जो कंपनी है, वो कुछ इनपुट्स यूज़ करती है, जो कि उसके मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को अफ़ेक्ट करता है बेसिकली, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस एरिया में जो कंसर्न्ड होता है, वो क्या होता है कि रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया। अब जो नेचुरल और फिज़िकल फ़ोर्स की वज़ह से हो रहा है, कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो रही, कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं हो रही, कुछ पॉलिसी इन्वॉल्व नहीं हो रही, कोई सोशियो कल्चरल फ़ोर्स नहीं आ रहा, नेचर से रिलेटेड कोई चीज़ है, ठीक है? नेचुरल प्रॉब्लम है। अगर जैसे मान लो कि यही मान लो कि आप कॉपी बनाते हो, ठीक है? रजिस्टर बनाते हो, पेड़ों की कमी हो रही है, कागज़ नहीं आ रहा, लकड़ी नहीं आ रही, कागज़ नहीं बनेगा, तो वही शॉर्टेज हो गया रॉ मटेरियल का। अब जैसे कि आप मान लो अगर बिजली आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करते हो, वैसे तो कोई ऐसे नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसके लिए गवर्नमेंट से करना पड़ता है। बट मान लो अगर आप करते हो और देश में पानी का शॉर्टेज है, तो पानी के शॉर्टेज की अगर आप पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, तो आपको वो काम करने में दिक्कत होगी। आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। इंक्रीज़्ड एयर पॉल्यूशन, अगर एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लैंड पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, वो इस फ़ील्ड में एक ऐसा फ़ोर्स हो जाती है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कि कुछ भी जैसे एयर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन तो सभी उससे रिलेट कर सकते हैं, और जो दिल्लीट्स हैं, जो दिल्ली में रहते हैं या फिर जो एनसीआर में भी रहते हैं, वो तो उससे कुछ ज़्यादा ही रिलेट कर पाएँगे कि दिवाली के आस-पास जो इतना गंदा माहौल हो जाता है यहाँ का, तो हमारे स्कूल्स बंद हो जाते हैं, कहीं-कहीं कुछ-कुछ ऑफ़िसेज़ बंद हो जाते हैं। तो वो बंद होने से एक 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 तरीके से वो उसको अफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया कोई नेचुरल या फिज़िकल फ़ोर्स हो गया। जैसे कि हमने अब कुछ एक्टिविटी हम लोग ऐसे करते हैं कि अच्छा ये पॉल्यूशन हो रहा है तो ऐसा करो, ये पॉल्यूशन हो रहा है। नॉइज़ पॉल्यूशन की वज़ह से फैक्ट्रीज़ को बोला जाता है कि आप इतने से इतने टाइम में रन करो, इतना आवाज़ आना चाहिए, इतना काम करो उसके लिए, ठीक है? वाटर पॉल्यूशन में अगर है, वो अगर आपकी कंपनी कुछ काम कर रही है, उससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो आपको बोला जाएगा कि रिफाइन करके इसको नदियों में वो करो, नहीं तो कुछ लोग उसको एक्सप्लिसिटली वहाँ पे डाल देते हैं, भाई बिना कुछ उसको रिफाइन किया नहीं, कुछ भी उसका नहीं किया, जो गंदा जो भी केमिकल निकल रहा है एकदम से रिवर्स में उसको डाल दिया। तो इस काम के लिए गवर्नमेंट आप पे रोक सकती है आपको, और ये आपका एक बैरियर साबित हो सकता है अगर आपने इसको ध्यान से नहीं देखा। अगर पॉल्यूशन हो रहा है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो वो पूरी दुनिया के लिए एक सोशल कॉस्ट, एक पूरा ह्यूज सोशल कॉस्ट लेकर आता है। डिटेरियोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड अस, डिटेरियोरेशन क्या होता है? डिटेरियोरेशन मतलब खराब हो जाती है चीज़ें, एनवायरनमेंट खराब होता है। और जो इकोलॉजिस्ट हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो सोशल कॉस्ट निकालते हैं जब इसकी, तो पता चलता है कि इन सब चीज़ों से कंपनी का जो रेप्यूटेशन है, वो बहुत ही नेगेटिवली इफ़ेक्ट होता है। मान लो कि अगर आपकी कंपनी कोई सामान बना रही है जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो इससे आपकी कंपनी की इमेज भी खराब हो जाएगी। तो कंपनी का जो मार्केटर है, जो जो भी कर रहा है इसके बारे में, उसको देखना पड़ता है कि फिज़िकल एनवायरमेंटल फोर्सेस जो फैक्टर्स हैं, वो इन लाइन होने चाहिए। हमारे काम की वजह से कोई भी फॉरेस्ट को नुकसान ना हो, या फिर ऐसा काम ना कर दे जिससे पॉसिबिलिटी ऑफ आर्टिफिशियल रेन होती है, ठीक है? तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सी प्रोडक्ट्स, आप कोई भी ऐसा, जैसे कि मैंने आपको केमिकल वाला बताया कि अगर आप गरम-गरम पानी या गरम-गरम केमिकल ऐसे रिवर्स में फ्लो कर डाल दोगे अगर, तो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनको नुकसान होगा, और बेसिकली आप पूरी एक स्पीशीज़ को मार दोगे अगर आप ऐसा काम करोगे तो। और जो कि एक फूड चेन के लिए या पूरी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपका बिज़नेस चाहे चले ना चले, आप ऐसा काम नहीं करोगे। मतलब आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लोगों में ऑफ़ कोर्स आ नहीं रही है आज के टाइम पे। लोग अंधाधुंध कर रहे हैं, बट करना
है, ऐसी बात नहीं करना नहीं है, बट अगर आप थोड़ा-सा रैशनली सोच के अगर कोई काम करोगे, तो उससे क्या होगा, एज़ अ मार्केटर आपको चीज़ें करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर और आपको अपने आस-पास का माहौल हमेशा देखना होता है। अगर आप देख रहे हो कि लोग जो हैं वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही कंसर्न्ड हो रहे हैं, तो आप भी कुछ ऐसा ही काम करो जो ऐसा आपको दिखाए। ऑफ कोर्स करो भी, और आपकी मार्केटिंग में ये शो भी होना चाहिए कि यू आर कंसर्न्ड फॉर द एनवायरनमेंट एज़ वेल। आप सिर्फ प्रॉफिट के पीछे नहीं रन कर रहे हो, प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग रहे हो। तो और इसी चीज़ को करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट निकाला है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म पे बोलते हैं सीएसआर। सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जैसे आपने अपने टीवी में देखा होगा, टीवी में मतलब मैंने बहुत पहले पहले देखा है, या फिर यूट्यूब पर भी आता था कुछ समय पहले ऐड, अब इतना नहीं देखने को मिलता कि एक वो भी ऐड था, बहुत सारे ऐड है कि कोई तेल है, उसका मुझे एन से कोई नाम है, बहुत सारे, वो क्या बोलते हैं उसको, पीएनजी, हाँ, पीएनजी करके कुछ था वो, कि अगर आप इस ब्रांड की चीज़ें खरीदोगे, तो आप मतलब आप बच्चों की पढ़ाई के लिए वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हो। या फिर यूनिलीवर का कुछ था कि वो पानी के लिए कुछ कर रहे हैं। आपने ऐसा बहुत सारा देखा होगा, मैं ऐसे एडवर्टाइज़मेंट आपकी स्क्रीन पे लगाने की कोशिश करूँगी, अगर मुझे अभी एग्ज़ैक्टली मुझे चीज़ें जो बतानी है वो मेरे मन में आ गई है, बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ शायद। तो ये सारी चीज़ें सीएसआर हैं। बेसिकली कंपनी की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज के लिए कुछ अच्छा काम करे। मैंने बचपन में बहुत दिनों पहले ये ऐड देखे थे कि यूनिलीवर पानी के लिए कुछ काम कर रहा है, या फिर आप कुछ अगर किसी ब्रांड का कुछ खरीदते हो, तो आपका जो पैसा है वो कुछ पैसा बच्चों की पढ़ाई में जाने वाला है। मामाअर्थ के बारे में मैं काफ़ी बार बात कर चुकी हूँ। मैं मामाअर्थ के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, बस मैंने सुना है उसके बारे में कि अगर आप वहाँ से कोई सामान खरीदो, तो शायद वो आपके बिहाफ़ पे कोई सैपलिंग प्लांट कर देते हैं, तो ये अच्छी बात है। और दिस इज़ वन ऑफ काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि कोई कंपनी निभा सकती है। तो ये वही होता है कि आप सिर्फ़ प्रॉफ़िट के पीछे मत भागो, आप समाज के बारे में भी सोचो, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस द मार्केटिंग मैनेजर इज़ एक्सपेक्टेड टू, अब देखो, अगर आप चाहते हो कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, तो मार्केटिंग मैनेजर्स को क्या करना चाहिए? कंट्रोल द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस। अब जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो उसके जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं, वो उसको इको फ्रेंडली रखो, ताकि उससे एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग अगर उसकी होगी, बंदे ने सामान यूज़ कर लिया, अगर उसकी पैकेजिंग मान लो, आजकल तो हर इंसान की आदत है कि कोई सामान खाएँगे और रोड पर ही फेंक देंगे। यार प्लीज़ ऐसे मत किया, अगर आप में से कोई लोग ऐसे करते हैं ना, प्लीज़ बिवेयर ऑफ दैट। अवेयर नहीं, बिवेयर रखो, क्योंकि वो चीज़ आपको कभी ना कभी प्रॉब्लम दे सकती है। आपको शायद पता नहीं चलेगा, आपको डायरेक्टली उससे कुछ नहीं होगा, बट इनडायरेक्टली हमारे देश की इमेज और हमारा हमारा फ्यूचर, और लाइक हम कैसे जी रहे हैं, लेकिन मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि मैं कभी भी मैं कुछ भी खाऊँ, तो मैं एक तो मैं आई ऑलवेज़ कैरी बैग्स विद मी, कि अगर मैं कुछ भी खा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मेरा कचरा मेरे साथ मेरे घर आएगा, एंड देन वो प्रॉपर जो कचरे की गाड़ी आती है, उसमें जाएगा और वो वहाँ पे जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं भी कुछ भी खा रहे हो और फेंक दो। अगर ऐसा आप देखो, तो प्लीज़ ट्राई करो कि लोगों को बता दो कि यार ऐसा नहीं करो, ठीक है? ये अच्छी आदतें नहीं हैं। फॉलो द एनवायरमेंटल क्राइटेरिया। अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड कुछ भी एनवायरमेंटल क्राइटेरिया है, जैसे कि आपको प्रोडक्ट के इंग्रीडिएंट डिसाइड करने हैं, तो अब ऐसे केमिकल से भरे हुए इंग्रीडिएंट्स जो कि पूरे एनवायरनमेंट को खराब कर दें, या फिर किसी किसी इंसान को नुकसान पहुंचा दे, ऐसी चीजें नहीं करनी है, ठीक है? और जो भी इश्यूज रेज कर रहे हैं एनवायरमेंटलिस्ट या फिर कंज्यूमरिस्ट, उन सबको आपको देखना है। अगर एनवायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट जो कि लोग एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न होते हैं, अगर उन्होंने कोई इश्यू रेज़ किया है, तो आप कोशिश करो कि आप उसको रिस्पॉन्ड करो। रिस्पॉन्ड का मतलब ये नहीं कि आपने उसको उल्टा जवाब दे दिया। इसका मतलब ये है कि अगर वो कोई बात बता रहे हैं, और एक्चुअली में वैसा है भी कि ये चीज़ नुकसान कर सकती है, तो अब उस पे आपको ध्यान देना है कि वो चीज़ आगे से नहीं हो। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और मैं जैसे हर वीडियो में बोल ही रही हूँ कि मुझे मेरा नेक्स्ट मंथ बर्थडे है, और मैंने टारगेट बना लिया है कि मुझे अपने बर्थडे तक 10 के फॉलोअर्स तक पहुँचना ही है, ठीक है? तो मुझे प्लीज़ मुझे इसमें सपोर्ट करो, बिकॉज़ आई नो कि आई एम हेल्पिंग स्टूडेंट्स आउट देयर, बट मुझे थोड़े-से आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले काम करने के लिए।
तो और हाँ, डेफ़िनेटली कमेंट ज़रूर किया करो। वीडियो आपको जैसा भी लगा, गंदा लिखा तो लिख दो कि मुझे वीडियो अच्छा नहीं लगा। मेरे वीडियो बनाने में अगर कुछ भी कमी है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ, बिकॉज़ आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। जो मैं पहले से करते आ रही हूँ कि बच्चे मुझे बताते हैं कि अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद मी, so you can write in the comment box. I'll be more than happy to read and comment and reply to your comment. Okay, तो गाइज सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर हमारे आगे आती है टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, जिसकी हम बात करेंगे। तो देखो यार, जब भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होते हैं, जब भी टेक्नोलॉजी और बेटर होते जाती है, तो किसी भी काम में, किसी भी बिजनेस में ग्रेटर प्रोडक्टिविटी अचीव की जा सकती है। जिस क्वालिटी पे आप काम कर रहे हो, उससे बेटर क्वालिटी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हो। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि आप अगर लेबर से काम करवाओगे तो वो चीज़ बहुत महंगी हो जाएगी। बट अगर उसी काम को करने के लिए टेक्नोलॉजी आ गई, अगर मशीन वो काम कर रही है, तो वो चीज़ सस्ती हो जाएगी। हाउएवर, कभी कभी जो ये एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, इसमें आपको पैसा भी लगाना पड़ता है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको ये टेक्नोलॉजी आप ले सकते हो। क्योंकि जो बड़ी-बड़ी मशीनें हैं, ऑफ कोर्स उन्हें खरीदने में आपको पैसा तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है? तो मैं ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या हैं, और बिज़नेस को टेक्नोलॉजी के आना-जाना, बिज़नेस कैसे उसको अफ़ेक्ट कर, मतलब टेक्नोलॉजी जो है, वो बिज़नेस को कैसे अफ़ेक्ट हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आती है, तो उसको लेने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, may also lead to unemployment in some areas। अब मैंने जैसे कि बोला कि अभी तक जो काम लेबर कर रहे थे, अगर वही काम अब मशीन करेगी, तो लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी ही फैलेगी। तो इसलिए कुछ लोग जो होते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी को आज भी अपोज़ करते हैं कि अगर अब टेक्नोलॉजी आ गई, तो उससे क्या होगा? उससे लोगों को निकाल दिया जाएगा। आजकल जो ऑटोमैटिक और सेमी ऑटोमैटिक इंडस्ट्री आई है, इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि लेबर की कॉस्ट कम हो जाती है, नंबर ऑफ वर्कर्स जो हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि मशीन्स आ गई हैं। अब वो काम जो इंसान कर रहे थे, उसको करने के लिए अब मशीन आ गई है, तो इंसानों की कोई ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर। Early adoption of new technology helps in new improved products and increase the competitive advantage। इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद कि हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, बट फिर भी अगर आप अवेयर हो अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी विच इज कमिंग अप इन द मार्केट, तो अगर आपने एज सून एज you grab the technology and the opportunity to have the technology at your office, at your place, at your company, factory, तो उससे आपको क्या होगा, you will be able to manage things more better सेंस, एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो सकेगा। कंपटीशन में आप आगे निकल जाओगे उन लोगों से जिनके पास शायद वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, जो आपके पास है। सोशियो कल्चरल फोर्सेस क्या होते हैं जो कि बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। एक किसी भी जो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट होता है ना किसी कंट्री का, उससे एक वैल्यू सिस्टम डिटरमाइन होता है कि भाई इस सोसाइटी का ये वैल्यू सिस्टम है, और हर एक सोसाइटी को देखने के बाद ही हम चीज़ें बनाते हैं। अब आप देख सकते हो इस चीज़ को कि बहुत सारे जो फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं, वो इंडिया में आके वर्क कर रहे हैं, जबकि वो इंडिया के नहीं हैं, बट वो इंडिया के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसे मैकडॉनल्ड में आप जाके देखो, तो मैकडॉनल्ड हमारा नहीं है, अमेरिकन ब्रांड है, तो यूएस ने यहाँ पे लॉन्च किया। अब वहाँ पे देखो कि एक सोशियो कल्चरल फोर्स वो कैसे यूज़ करते हैं कि जब नवरात्रि आती है, तो वो लोग ऐसे थाली निकाल देते हैं, या फिर वेजिटेरियन फूड, वो वेजिटेरियन चीज़ें देना शुरू कर देते हैं। मतलब कुछ-कुछ उनका पोर्शन ऐसा रहता है कि वो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। तो वो लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है। लोगों का जो एटीट्यूड है ना इंडिया में फूड को लेके, क्लोथिंग को लेके, ये बहुत ज़्यादा बदल गया है। तो जैसे कपड़े इंडिया में 90s में चलते थे, वैसे कपड़े अब न 90s तो छोड़ो बहुत दूर हो गया, जो कपड़े 2020 में चल रहे थे, नहीं, 2000 कप जो कपड़े 2023 की मई-जून में चल रहे थे ना, वो भी जुलाई में नहीं चलेंगे। तो एक ब्रांड है लोगों का,
पर्सपेक्टिव बदलता रहता है। और कपड़े पर जो लिखा जा रहा है, जैसे कई बार आपने ऐसे टी शर्ट पे देखा होगा ना, जब वो गाना चला था अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, कुछ तो ऐसा गाना था। तो बंदों ने टी शर्ट पे वो लिखना ही शुरू कर दिया, अपना टाइम आ गया, अब सॉरी अपना टाइम आएगा, हाँ वो वाला। तो कितने सारे टी शर्ट्स ऐसे बिके थे। तो वो एक सोशियो कल्चरल फैक्टर होता है, जिसको किसी भी मार्केटर को, किसी भी जो भी बिजनेस कर रहा है, उसको इन सब चीज़ों को देखना है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से अवेयर रहते हो, तो आप बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है? ये चीज़ आपको देखनी है। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट डिटरमाइन करता है द कोड ऑफ कंडक्ट द बिज़नेस शुड फॉलो। सोशियो कल्चरल आपका जो एनवायरनमेंट है ना, उससे भी डिफाइन होता है कि कौन-कौन से कोड ऑफ कंडक्ट आपको बिज़नेस में यूज़ करने हैं। कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस, क्योंकि इंडिया इज सेड टू बी अ वेरी एथिकल सोसाइटी, वेरी कल्चर्ड सोसाइटी, तो कुछ भी अनकल्चर्ड नहीं होना चाहिए, कुछ भी अनएथिकल या इमोरल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इन इंडिया एज अ होल सोसाइटी वी डिसअग्री विद दैट सिचुएशन कि आपके संग कोई इमोरालिटी करे, कोई अनएथिकल तरीके से आपके संग काम करे। एवरीबडी कैन डू दैट अन इमोरालिटी विद समबडी एल्स एज वेल, बट उसके संग अगर हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस आपको फॉलो नहीं करनी है अगर आप चाहते हो कि एक आप अच्छा स्टार्टअप करो, अच्छा बिजनेस करो। तो इंडिया के सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट को आपको ध्यान देना है। अगर इंडिया में इस चीज के बारे में ऐसा पर्सपेक्टिव है, तो यू आर नॉट हेयर टू चेंज दैट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर राइट नाउ ओनली। आप धीरे धीरे करके वो चीज में भी कर सकते हो, बट जैसा समाज यहाँ का चल रहा है, वैसे अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना पड़ेगा इफ यू वांट टू ग्रो इन दिस मार्केट। Some of the socio-cultural factors which have the potential of influencing marketing decision include the following. अब यहाँ पे देखो, जो बिजनेसेस हैं उनके लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स जो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं, जिसका उन्हें ध्यान देना है कि अच्छा ये फैक्टर्स ऐसे हैं। जब हम बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एज अ होल हम इंडिया का सोशल कल्चर देखते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। कास्ट एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा होता है इंडिया का, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स। अब यहाँ पे देखो, आप देखो, अगर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स बढ़ रहा है, अगर विमेन घर से बाहर निकल कर काम कर रही हैं, तो आपको क्रचेज रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने क्रचेज के बारे में एक दो वीडियो पहले भी शायद बात की थी कि वो चीज़ें क्या होती हैं, या फिर मैंने शायद किसी और में बात करी थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट क्रचेज मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है कि जैसे किसी घर में अगर कोई नहीं है बच्चे को देखने वाला, छोटे बच्चों को देखने वाला, तो कोई भी लेडी, कोई जेंटलमैन जो चाहते हैं कि अब उनके बच्चे की अच्छे से केयर हो, तो कुछ लोग तो नैनीज़ को घर पे रख लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ बिज़नेस कि भाई एक एक आपने एक ऑर्गनाइज़ेशन बना दिया जहाँ पे ऐसे लोग आ सकते हैं जो कि बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड है इन सब चीज़ों पे। तो वो लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चों को क्रचेज़ में छोड़ सकते हो कि वहाँ पे आपके बच्चों का एकदम बहुत अच्छे तरीके से प्यार से देखभाल हो और अपना लाइफ़ जिएँ। लाइफ़ तो क्या ही जिएँगे, उनकी देखभाल हो। ठीक है? तो एक वो एक चीज़ हो गई कि आप देख रहे हो कि भाई इंक्रीजिंग बढ़ रहा है नंबर कि विमेन भी वर्कफोर्स में जा रही है। तो ये एक चीज़ हो सकती थी जिसकी वज़ह से विमेन रुक सकती थी, और आज तक भी विमेन इसी की वज़ह से बाहर नहीं निकल पाती है। तो ये एक सॉल्यूशन दिया है किसी बिज़नेस आइडिया, किसी का तो होगा ये आइडिया कि भाई ये चीज़ें करनी चाहिए। तो ये एक अच्छा अच्छा मैंने अभी एग्ज़ाम्पल याद आया, तो आपको बता दिया। पॉपुलेशन शिफ्ट्स फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, एजुकेशनल सिस्टम और लिटरेसी रेट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उस तरीके से ही ब्रांड्स को काम करें। अब अगर आप लोगों को, आप देखना, जिस तरीके के रैपर्स किसी भी चीज़ के, किसी भी सामान के आज छपते हैं ना, वैसे 90s में या 80s में नहीं छपते होंगे। क्योंकि जितना डिमांडिंग आज का कंज्यूमर बेस है ना, उतना पहले नहीं था। लोगों के पास इतना नॉलेज भी नहीं था कि वो उन सब के बारे में पूछें या जानने की कोशिश या इच्छा भी जताएँ। बट आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, तो आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। चेंजिंग कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनहांसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि अब लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, लोग चाहते हैं कि हम एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा होना चाहिए। तो उसके हिसाब से कुछ चीज़ें तो लोग उसकी ज़रूरत नहीं होती है, बस एस्थेटिक बनाने के लिए अपनी लाइफ को, हम भी ऐसा बहुत कुछ करते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स, अब माइक्रो एनवायरनमेंट मैक्रो के पढ़ लिए थे, माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। देखो, मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स थे
जिसका कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं पड़ता था कंपनी पे। मतलब इफेक्ट पड़ रहा है बट ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, वो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे होते थे, पर डायरेक्टली ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं करते थे। माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या होता है कि ये फैक्टर्स डायरेक्टली इफेक्ट कर देते हैं कंपनी के वर्किंग्स को, उसके प्रोसेस को, उस फर्म के ऑपरेशन को। एकदम इमीडिएट एरिया ऑफ ऑपरेशन में वो लोग इंडिकेट करता है कि अच्छा ये इन्फ्लुएंस करता है कि अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मार्केटिंग मैनेजर की जो एबिलिटी होती है कि जिस तरीके से वो कस्टमर को सर्व करता है, उस प्रोसेस को इफेक्ट कर देते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। यहाँ पे माइक्रो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं, इसमें इंटरनल फोर्सेस भी होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस भी होते हैं। इंटरनल फोर्सेस की बात करें तो वो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट या वेरियस डिपार्टमेंट जो कंपनी के अंदर की बात है, जैसे कि उसका कोई डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या कंपनी के अंदर की जो भी बात है, वो माइक्रो एनवायरनमेंट का एक इंटरनल फोर्स माना जाता है कि कंपनी के अंदर से ही कोई फोर्स आ रहा है जिससे कंपनी के वर्किंग जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं। ऑल डिपार्टमेंट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबके अंदर एक पोटेंशियल होता है कि वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो वो काम करना चाहती है, उसको अफेक्ट करते हैं। अगर सारे डिपार्टमेंट मिलके अच्छा काम करेंगे तो कंपनी अच्छी चलेगी। मान लो एक ही डिपार्टमेंट अगर कंपनी को लॉस में डाल रहा है, या कोई भी ऐसी चीज उसमें हो रही है जिससे कंपनी का काम ठीक से नहीं हो पा रहा, तो जो पूरी कंपनी है ना उसकी हालत खराब हो जाएगी। जैसे आप मान सकते हो जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, अगर वो करप्शन में मतलब उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो लोग हैं वो करप्ट निकले, वो गलत काम करने लग गए, तो कंपनी को ओवरऑल लॉस होगा। अगर रॉ मटेरियल से रिलेटेड अगर रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट है, अगर वहां पे काम गड़बड़ हुआ, अगर वहां पे कमी आई काम में, तो ओवरऑल जो आप मटेरियल बना रहे हो, जो आप सर्विस दे रहे हो, शायद वो चीज नहीं हो पाएगी। तो ये एक बात हो गई कि कंपनी के सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं वो कंपनी को नेगेटिवली या पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, वो तो कंपनी के अंदर की बात होती है कि कंपनी के लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट करना है, और वो अगर अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं, अगर अच्छे से अपना काम करते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। बट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, इसके 2 फैक्टर्स हैं ना, 2 तरीके के फोर्सेस होते हैं इसमें, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। तो इंटरनल तो मैंने आपको बता दिया कि उसके डिपार्टमेंट्स हैं एंड ऑल ऑफ दैट। एक्सटर्नल की बात जब आती है, तो एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट के कुछ अलग-अलग फैक्टर्स होते हैं, उसमें अलग-अलग कुछ चीज़ें आती हैं कि अच्छा ये फोर्सेस हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिससे कंपनी एक्सटर्नली जो होती है उसके अंदर की वर्किंग में प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ बाहर से कुछ आया और पूरे कंपनी के ऑपरेशन को, जो काम करने का उनका तरीका है, उसको इफ़ेक्ट करके चला गया। जैसे सप्लायर्स हो गए, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज़ हो गई, कॉम्पिटिटर्स हो गए, या कस्टमर या जनरल पब्लिक। अब इन पाँचों को हम फर्दर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग आएँगे सप्लायर पे, जो कि हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट का एक्सटर्नल फोर्सेस का पहला पॉइंट है। देखो सप्लायर सबको पता है क्या होता है, जो भी किसी भी कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि अगर कोई काम, जैसे कि मान लो कोई किसी को पुराने कूलर दे रहा हो या खराब हो गया हो, कोई पुराना कोई इक्विपमेंट दे रहा हो, और उसे बोले कि आप इसे नया करके, इसका डेंट वेंट हटा के, इसको अच्छे से करके और आप इसे बेच दो, तो वो सेमी फिनिश्ड हो गया, एक रॉ मटेरियल देता है। तो वो सप्लायर है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है। अब यहाँ पे देखो अगर सप्लायर ने कोई प्रॉब्लम कर दी तो कैसे इफेक्ट होगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्सेस है ना जिससे कंपनी की वर्किंग डिसाइड होती हैं, इफेक्ट होती हैं। तो सप्लायर समझ में आ गया। अब देखो अगर कभी मान लो कि शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो जाती है, या फिर रॉ मटेरियल के प्राइसेस में अचानक से इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होगा? जो कंपनी है, अब जैसे कि कोई चीज़ अभी तक 5 रुपए की मिल रही थी, अब वो 15 रुपए की मिलेगी, तो आगे भी वो तो सामान 20 या 25 रुपए का हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो फर्म है वो उसके ऊपर काम करेगी, उसके बाद वो भी अपना प्रॉफिट जोड़ेगी, तो 20 या 25 रुपए का वो सामान हो जाएगा। तो अब पहले यही सामान जो 5 का आता था, तो शायद ये 15 का बिकता होगा, बट अभी 15 का आने लगा, तो अभी 25 का बिकेगा। तो कस्टमर ये नहीं देखता कि रॉ मटेरियल महँगा हो गया। कस्टमर तो ये देखता है कि भाई अगर हमें ये चीज़ मिल जाए कहीं और से सस्ती, तो हम उसे खरीद लेंगे। या फिर
कस्टमर उसे खरीदेगा ही नहीं, तो आपके फर्म का जो बिज़नेस है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो ये वो वाली बात हो गई। कोई भी अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट जो कि सप्लायर के एनवायरनमेंट में अगर आ जाता है, तो उससे एक इमीडिएट और पोटेंशियल सीरियस इफ़ेक्ट पड़ जाता है कि कम जो फर्म है उसके बिज़नेस को ये बेसिकली उससे उसका बिज़नेस डिस्टर्ब होता है, अगर सप्लायर के एंड पे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज़ की, कि मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज़ कौन होते हैं, कैसे होते हैं? मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन मान लो, जो कि कंपनी को हेल्प करता है कि जो उसकी फर्म बना रही है, ठीक है? तो वो जो सब सामान फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है किसके बीच में, जो ऑर्गेनाइजेशन उसे बना रही है और जो कस्टमर उसे लेना चाहते हैं। तो कस्टमर और जो कंपनी है उसके बीच में जो चीज़ों का जो फ्लो है वो ठीक से चलता रहे, इसके लिए हमें मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज की ज़रूरत होती है। और मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं, यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्पल दे रखा है, एक है मर्चेंट, दूसरा है एजेंट। मर्चेंट मिडलमैन क्या होता है? आप इसे मान सकते हो होलसेलर या फिर रिटेलर। अब जो कंपनी ने सामान बनाया, वो एकदम से तुरंत ही कस्टमर के पास नहीं पहुँचता है। पहले वो होलसेल में जाके बिकता है, पहले होलसेलर उसे खरीदते हैं, उसके बाद जो होलसेलर है, वो रिटेलर को देते हैं एंड देन रिटेलर जो होता है, वो कस्टमर को देता है। तो ये जो दोनों लोग हो गए ना, होलसेलर एंड रिटेलर, ये मर्चेंट मिडलमैन है। अगर कभी इनके एंड पे प्रॉब्लम आती है, तो बेसिकली आप जो भी सामान बना रहे हो, जब तक वो कस्टमर के पास पहुंचेगा नहीं, तो वो उस बात का कोई फायदा नहीं है। वो एक रॉ मटेरियल के जैसा ही होता है। अगर आपने कोई सामान बना के छोड़ दिया, कस्टमर के पास नहीं पहुंचा, तो इट्स अ काइंड ऑफ रॉ मटेरियल ओनली। वो प्रोडक्ट ही नहीं बना तब तक वो कस्टमर के पास पहुंचेगा नहीं। एजेंट मिडलमैन जो होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के। ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, वो क्या करती हैं? टिपिकली रिलाई ऑन बैंक्स, वेंचर कैपिटलिस्ट एंड अदर सोर्सेज टू फाइनेंस देयर ऑपरेशंस, वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे मर्चेंट और एजेंट मिडलमैन को एग्जाम्पल दे रखा है आपको, कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कंपनी होती हैं, वो पैसे के लिए, कि भाई अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो 2 लोगों से बात करती हैं। कौन-कौन लोग हैं वो? एक तो बैंक्स हो गए और दूसरे होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? जो कैपिटलिस्ट मतलब जिन लोगों के पास पैसा है, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में। और वेंचर मतलब आप ये समझ लो कि छोटे-छोटे जो मार्केट्स होते हैं उसमें एक पर्पज़ होता है कि अच्छा ये वाले काम के लिए पैसा लगा रहे हैं, और जब ये काम हो जाएगा तो बस ये हमारा जो एग्रीमेंट है ये खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली पैसे की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाती है? बैंक्स के पास जाती है और वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाती है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप चाहते हो कि आपकी चीज़ों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक से हो जाए, मतलब कस्टमर तक आपकी चीज़ ठीक से पहुँच जाए, तो आप किससे करोगे? वेयर हाउसेस, ताकि आपका जो सामान आपने बनाया है वो सँभाल के रखा जाए। और ट्रांसपोर्टेशन जो कंपनीज़ होती हैं, जो सामानों को इधर से उधर पहुँचाती हैं, उनसे डिस्कस करोगे, उनसे बात करोगे, क्योंकि वो एक एजेंट मिडलमैन है। वो आपका सामान आपकी कंपनी से रिटेलर तक का या होलसेलर के पास पहुँचाएँगे, एंड देन होलसेलर जो होगा वो रिटेलर के पास पहुँचाएगा, जो रिटेलर है उसके पास कस्टमर आएगा एंड उससे हम लोग सामान खरीद लेंगे। एडवर्टाइज़िंग के लिए किससे बात करते हैं? मार्केट रिसर्च फर्म से बात करते हैं, पब्लिक रिलेशंस फर्म से बात करते हैं, कि अगर मैंने कोई सामान बनाया है, तो वो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैंने सामान बनाया? अब जैसे कोई नया गाना आता है, कोई नई मूवी आती है, तो बड़े-बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने स्टोरी पे लगाते हैं, यूट्यूब वीडियो में बताते हैं। तो वो एक फर्म थी, उसने कुछ प्रोडक्ट बनाया, अब वो चाहती है कि मेरा सामान जनता तक पहुँचे जो मैंने बनाया है, तो जनता तक दिखाने के लिए आपको एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा उसको। तो आप कुछ लोगों की हेल्प लोगे। और वही एजेंट मिडलमैन यहाँ पे जैसे मूवी के केस में मैं बता रही हूँ, वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बड़े-बड़े लोग होते हैं जो कि मतलब इन्फ्लुएंसर्स ही बोल दो उनको, एक्टर्स हैं, जो भी हैं, वो सब अपने थ्रू अपने ऑडियंस को बताएँगे एंड देन उनका ऑडियंस अगर इन्फ्लुएंस होती है, तो उस प्रोडक्ट जो बनाया किसी और मार्केट ने, उसको फ़ायदा होगा। और बीच में उस एजेंट को भी फ़ायदा होता है, जिससे पैसे मिल जाते हैं बताने के। तो ये बात होगी। और ये बात हो गई हमारी मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आएँगे माइक्रो एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल फोर्सेस में, जो तीसरा पॉइंट था हमारे पास, कस्टमर। अब देखो सबको पता है कि कस्टमर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई हाउसहोल्ड हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन भी हो सकती है जो आपसे आपका सामान खरीद रही है।
और जो कस्टमर फैक्टर होता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका एक ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है मार्केटिंग डिसीजन पे। अगर कस्टमर को आपने जो सामान बनाया है वो वैसा सामान पसंद नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली यू विल हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी एंड द डिज़ाइन एंड एवरीथिंग अराउंड योर प्रोडक्ट जो कि आप बना रहे हो। तो कस्टमर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें जो आ जाते हैं। अब जो कस्टमर है वो अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं। कंज्यूमर मार्केट होता है एक तो। अब वो कस्टमर जो कि उसने चीज़ खरीदी और वो सिर्फ़ खुद कंज़्यूम करना चाहता है। उसने जैसे कि मान लो मैं ₹5 का चिप्स का पैकेट लेने गई, मैंने वो खरीदा और मैंने वो खा लिया। तो ये एक कंज़्यूमर मार्केट जैसा बिहेवियर हो गया, जो कि मैंने अपने खुद के लिए खरीदा और उसे कंज़्यूम कर लिया, ठीक है? दूसरा जो प्रोडक्ट आएगा, दूसरा जो टाइप है इसमें, वो हम उसकी बात करेंगे, वो होता है इंडस्ट्रियल मार्केट। इंडस्ट्रियल मार्केट्स में क्या होता है कि आपने कोई सामान खरीदा, मतलब आप एक कस्टमर हो और आपने कोई सामान इसीलिए खरीदा है क्योंकि आप उससे फर्दर प्रॉफिट्स अर्न करना चाहते हो और आप कुछ और बनाओगे। बेसिकली कुछ आपने जैसे मान लो कि मैं कुछ खरीदने गई, जैसे मैं आलू खरीदने गई। अब अगर मैं आलू खरीदने जाऊँ अपने खुद के घर पे बनाने के लिए, तो वही एक कंज़्यूमर मार्केट हो गया, मैं एक सिंपल कस्टमर हो गई हूँ, ठीक है? बट अगर मैं कोई अ, चिप्स बनाने वाली कंपनी हूँ और मैं तब आलू खरीदने गई हूँ, तो वही एक इंडस्ट्रियल मार्केट जैसा बिहेवियर हो जाएगा मेरा, क्योंकि वो आलू मैं खुद के कंज़म्पशन के लिए नहीं खरीद रही हूँ, उससे मैं कुछ और चीज़ें बनाऊँगी, उससे मैं प्रॉफ़िट अर्न करूँगी। तो वो एक इंडस्ट्रियल मार्केट का बिहेवियर हो गया। रीसेलर मार्केट क्या होता है? रीसेलर मार्केट को भी हम लोग चिप्स के उससे ही समझेंगे। अब मैं तो देखो, जब मैं एक कंज़्यूमर हूँ, तो मैं सिर्फ़ एक चिप्स लेने जाऊँगी। मैं चिप्स का पूरा कार्टन लेने नहीं जाऊँगी। बट मेरे घर के आस-पास की जो छोटी-मोटी दुकानें हैं, वो लोग पूरा-पूरा कार्टन लेकर आते होंगे, या फिर अगर आपके घर में किसी के पास दुकान होगी, तो उनको पता होगा, शॉप होगी, तो वो लोग बहुत-बहुत सामान लेके आते हैं। अब वो अपने कंज़म्पशन के लिए नहीं लाते हैं। वो सामान को लेकर आए हैं और वो कस्टमर को उसको बेचेंगे। जिस दुकान पे मैं सामान लेने जाती हूँ, वो एक रीसेलर मार्केट का भी एग्ज़ाम्पल हो गया, क्योंकि वो अंकल या वो आंटी अपना सामान जो लेकर आए हैं, वो उसे बेच के उससे प्रॉफ़िट कमाएँगे। वो उसमें कुछ कर नहीं रहे हैं। इंडस्ट्रियल मार्केट में क्या होता है कि मैं उस प्रोडक्ट में कुछ और चेंज भी करूँगी, ठीक है? मैं उसके कुछ काम भी करूँगी। बट रीसेलर में क्या हो गया, मैं जैसा गुड्स बनाया था, मैं लेकर आई हूँ जस्ट टू सेल देम। बस मैं उसे बेचना चाहती हूँ और बेच के उसको प्रॉफ़िट कमाना चाहती हूँ। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट की बात करेंगे, गवर्नमेंट एंड अदर नॉन प्रॉफिट मार्केट। गवर्नमेंट और कोई भी नॉन प्रॉफिट मार्केट क्या होता है, कुछ इंस्टीट्यूशन जो कि सामान खरीदती हैं, उनको पब्लिक सर्विस देनी होती है उस चीज़ से। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दूँ कि जैसे कि मान लो कि मैं कोई फार्मर हूँ, ठीक है? मैंने चावल उगाए, चावल, धान की खेती करी है मैंने, ठीक है? उसमें से चावल निकलेगा, चावल बन के तैयार हो गया मान लो। अब जो गवर्नमेंट ने, उसने मेरे से ये चावल खरीदा है, तो वो चावल उसने क्योंकि एक नॉन प्रॉफिट पर्पज़ के लिए खरीदा है, कि जो राशन की जो शॉप्स होती हैं, वो लोग वहाँ पे उसको भेजेंगे। तो वो यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल को आप फिट कर सकते हो और यहाँ से आप वो समझ सकते हो कि वो एक कस्टमर तो है, पर वो कस्टमर कैसी है? वो एक नॉन प्रॉफिट मार्केट के लिए काम कर रहे हैं, वो लोगों को हेल्प करने के लिए काम कर रहे हैं और इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ही आती है। अब हम बात, आई होप आपको एग्ज़ाम्पल समझ में आ गया होगा। अगर आपको जो मैं बोल रही हूँ उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो। मैं आपकी कोई भी क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा अभी तक, इतना लंबा वीडियो बना दिया अभी तक, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है एंड इफ यू वांट टू हेल्प देम। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की। अब मान लो यहाँ पे अब आप अमेरिका गए हो, आपने अमेरिका जाके कुछ भी नया ब्रांड्स के कपड़े खरीदे, तो उनके लिए वो एक इंटरनेशनल मार्केट हो गया कि किसी दूसरी कंट्री के लोग आए हैं और वो हमसे सामान खरीद के गए हैं। उनके लिए तो हम एक फॉरेन कंज्यूमर ही होंगे। तो वही बात है, आप फॉरेन कंज्यूमर भी हो सकते हो, आप प्रोड्यूसर भी हो सकते हो, आप रीसेलर भी हो सकते हो, आप गवर्नमेंट भी हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो। जैसे कि हम कोई नया प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो वो कहता है कि नहीं, ये तो इस देश से आया है, ये इंडिया का नहीं है। हम लोग एक बारी खजूर लेने गए थे, डेट्स लेने गए थे, तो कोई कह रहा था कि ये खजूर इंडिया का नहीं है, ये सऊदी अरेबिया से आया है। तो वो एक इंटरनेशनल मार्केट वाली कॉन्सेप्ट की बात हो गई है।
अब हम आएँगे अपने 4th पॉइंट पे, जहाँ पे हम बात करेंगे कॉम्पिटिटर्स की। अब देखो माइक्रो एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल फोर्सेस हमने कौन-कौन से पढ़ लिए हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था सप्लायर, ठीक है? कि अगर सप्लायर ने कोई प्रॉब्लम कर दी, कोई गड़बड़ कर दी, तो मार्केट के जो कंपनी का काम है वो इफ़ेक्ट होगा। मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज़ की बात करी हमने, तीसरा हमने बात करा था कस्टमर की, और अब चौथे पे हम लोग आएँगे कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर भी कंपनी के काम को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि अगर कोई कॉम्पिटिटर्स आपसे अच्छे सामान बनाने लगे हैं, तो आपका सामान शायद कम बिकेगा, या हो सकता है उसकी जो डिमांड है, वो ख़त्म सी ही हो जाए। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि भई आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, तो उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, उस पर ध्यान दो। क्योंकि अगर वो आपसे बहुत आगे निकल जाएँगे और आप पीछे रह जाओगे, तो आपका कंज़्यूमर जो है, आपका जो अभी तक आपका जो कस्टमर था, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। आपके गुड्स एंड सर्विसेज़ नहीं उतने ज़्यादा बिक पाएँगे। तो मार्केटर्स जितने भी होते हैं, उनको कंटीन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ता है कि जो मेरी राइवल फ़र्म है, अगर मेरे जैसे प्रोडक्ट कोई और बना रहा है, तो मुझे ध्यान देना है कि अच्छा वो कैसे बना रहा है? उसका प्रोडक्ट अगर इतना बिक रहा है, तो कैसे बिक रहा है? और अगर इन केस वो कोई गलती भी कर रहा है, तो आप उस चीज़ को भी ध्यान रखो कि अच्छा इसने ऐसा कर दिया था, इसलिए इसके कस्टमर इससे नाराज़ हो गए, तो अच्छा वो चीज़ हमें नहीं करनी है। आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना है। अब 3 टाइप का कॉम्पिटिशन हमको बता रखा है यहाँ पे, उसके बारे में बात करेंगे। कॉम्पिटिशन फ्रॉम सिमिलर प्रोडक्ट्स। सिमिलर प्रोडक्ट्स में कॉम्पिटिशन कैसे आता है? मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन जो होता है, वो यहीं से आता है। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि कॉम्पिटिटर्स इन इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस, जैसे कि एलजी के हो गए, सैमसंग के हो गए, फिलिप्स के हो गए। तो ये क्या हो गया, एक सिमिलर प्रोडक्ट का, एक हमें लेना वॉशिंग मशीन ही है, बट वहीं पर जब बात आती है ना कि हम कौन-सी कंपनी का प्रोडक्ट लें, तो ये एक सिमिलर प्रोडक्ट हो गया, बट यहाँ पे क्या है, कंपनी में कॉम्पिटिशन आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे कि भाई कौन-सा जो प्रोडक्ट है, वो हमें ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगा, या फिर कौन ज़्यादा वारंटी दे रहा है, या फिर किसकी कस्टमर सर्विस ज़्यादा अच्छी है। अब मान लो कि मैंने कुछ प्रोडक्ट खरीद लिया है और उसकी कस्टमर सर्विस ही अच्छी नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लमैटिक बात हो जाती है। हम लोग जब लैपटॉप ले रहे थे थोड़े दिनों पहले, तो भी हम लोग बहुत सोच रहे थे कि अच्छा कौन-सी कंपनी का लैपटॉप लें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हम इमीडिएट अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, अदरवाइज़ तो हम बैठे रहेंगे अपनी प्रॉब्लम लेके और कोई सॉल्व ही नहीं करेगा। कॉम्पिटिशन फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या होते हैं, यहाँ पर उसका भी एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि इन एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, इंडिगो कम्पीट्स विद जेट एयरलाइन्स। आपने इन दोनों का नाम सुना होगा कि इंडिगो भी अपनी एयर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है, और एक जेट एयरलाइन्स भी है। अब दोनों ये एयरलाइन्स ही हैं, पर आपको किसकी सर्विसेज़ को यूज़ करना है। आप देखोगे कि कौन अच्छे से बात करता है, कौन टाइम से लैंडिंग करा देता है, कौन ज़्यादा सेफ रहेगा मेरे लिए, आप इन सब चीज़ों को ज़्यादा देखोगे। और उसके बाद आप देखोगे कि भई क्या फ़ेयर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे से उसी डिस्टेंस की बहुत ज़्यादा पैसे माँग रहा है, तो जो कम पैसे लेगा, सेफ़ली पहुँचा देगा, टाइम से पहुँचा देगा, आप उसको प्रेफ़र करोगे, ना कि उसको जो आपसे ज़्यादा पैसे भी ले ले, वहाँ पे लोग आपसे, जो फ्लाइट के अटेंडेंट है, वो आपसे तमीज़ से बात भी नहीं करें। मतलब हर बंदा हर चीज़ देखता है, तो वो एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हो गया। कॉम्पिटिशन अमंगस्ट ऑल फर्म्स। अब एक कॉम्पिटिशन जो होता है ना, वो सबके बीच में चल रहा होता है। सबके मतलब, अब देखो आज के ज़माने में ना, लोग ऐसे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तो अ, आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता है, हर ज़माने की बात है ये, कि कभी भी लोग बिना समझे, मिडल क्लास फैमिली जो कि इस देश में ज़्यादा है, वो बिना सोचे-समझे कभी भी सामान नहीं खरीदेगी। तो जो प्रोडक्ट चाहे वो कुछ भी हो, आप अननेसेसरीली कोई भी प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकते हो। तो आपको कोई भी चीज़ जो आप बना रहे हो ना, उसकी एक वैल्यू क्रिएट करनी है, और आपको मार्केट में उसकी नीड भी जनरेट करनी है, कि भाई ये चीज़ है मार्केट में और आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसे लो। तो ये एक सारे फर्म्स के बीच में कॉम्पिटिशन है। लोग हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा लेंगे, या फिर किसी और का प्रोडक्ट ज़्यादा लेंगे, या कोई और प्रोडक्ट ज़्यादा लेंगे। जिसकी लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो प्रोडक्ट लोग जल्दी परचेज़ करते हैं, और उसमें वो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं करते, लाइक बार्गेन भी नहीं करेंगे, ज़्यादा चैं-चैं भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो ले लेंगे सामान। तो ये कॉम्पिटिशन सारे फर्म्स के बीच में चलता है कि अच्छे से अपना सामान बनाओ, अच्छे से मार्केटिंग करो, नीड जनरेट करो, लोगों को बताओ कि देखो तुम्हें इसकी ज़रूरत है, एंड ऑल ऑफ दैट।
अब हम अपने 5वें पॉइंट पे आएँगे जिसमें बात कर रही है पब्लिक्स की। अब देखो अब तक हमने बात करी सप्लायर की, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज़ की, कस्टमर की और अभी जो हमने रिसेंट बात करी है वो हमने बात करी है कॉम्पिटिटर्स की, ठीक है? अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो बात कर रहा है पब्लिक के बारे में। अब देखो पब्लिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर पब्लिक को आपका सामान पसंद आया, पब्लिक ने अगर आपको पसंद किया, आपके सामान को पसंद किया, तो आप कहाँ तक जा सकते हो इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। और अगर पब्लिक को आप बिल्कुल पसंद नहीं आए, तो आप कितना नीचे जा सकते हो आपको उसका भी अंदाज़ा नहीं होगा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग प्रोग्राम बनाना है, जिससे जो कस्टमर है ना, वो आपके प्रोडक्ट से खुश हो जाए। क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है मतलब आप किसी को बताओगे, अगर मैंने आपका प्रोडक्ट यूज़ किया, मुझे अच्छा लगा तो आई विल लेट अदर पर्सन आल्सो नो कि भाई इसका देखो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है कि तो मैं उसे अच्छी बातें बता रही हूँ। तो हो सकता है वो भी ये चीज़ को खरीद ले। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, तो एक नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ हो जाएगा। मैं नेगेटिवली बात करूँगी उस प्रोडक्ट के बारे में और जो कस्टमर जो कि हो सकता है कि आपका पोटेंशियल कस्टमर हो सकता था कि अगर मैं उससे उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा कह देती, तो वो ले लेता आपका सामान। बट क्योंकि मुझे ही आपका सामान पसंद नहीं आया, मैं आपके उस चीज़ से खुश नहीं हूँ, तो मैं उसके बारे में बुराई कर दूँगी और दूसरा बंदा जो ले सकता था, वो अब नहीं लेगा। अब यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ पब्लिक्स हमें बता रखी है, कॉटलर एंड आर्मस्ट्रांग हैव डिस्क्राइब्ड 7 टाइप्स ऑफ पब्लिक कि 7 तरीके की पब्लिक होती है। पब्लिक एक जैसे जनरलाइज़्ड वर्ड नहीं है, इसके अंदर भी बहुत कुछ आता है। सबसे पहला बात करेंगे फाइनेंशियल पब्लिक के बारे में। अब ये जो फाइनेंशियल पब्लिक्स होती है ये क्या है? दे इन्फ्लुएंस द कंपनीज एबिलिटी टू ऑब्टेन फंड। अब यहाँ पे कंपनी जिस तरीके से फंड्स को ऑब्टेन कर सकती है, फंड्स को ले सकती है, ये वो फैक्टर्स है। मेजर फाइनेंशियल पब्लिक कौन है जो कंपनी को फंड करती है? उसमें बैंक्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हाउसेस हो सकते हैं, जिनका काम ही होता है कि वो अलग-अलग बिज़नेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर क्या होता है कि जब कंपनी को बेसिकली जब अपने रिसोर्सेज़ कंपनी के पास कम पड़ जाते हैं, उसे और काम करना होता है, उसे और पैसे की ज़रूरत होती है, तो कंपनी बोलती है कि मेरे शेयर ले लो और आप मुझे पैसा दे दो, मेरी कंपनी में हिस्सेदारी ले लो। तो मीडिया पब्लिक, अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है, वो अच्छे से पब्लिश हो, अच्छे से एडवर्टाइज़ हो मार्केट में, उसको पता चले लोगों को, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, मैगज़ीन की ज़रूरत पड़ेगी, रेडियो की पड़ेगी, टेलीविज़न स्टेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब गवर्नमेंट पब्लिक्स की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने अगर कोई रूल बनाया है, कोई रेगुलेशन, कोई लॉ बनाया है, तो आपको उसको ध्यान देना है। अदरवाइज़ क्या होगा, आपने जो भी काम किया सब बेकार हो जाएगा और हो सकता है अगर गलती से आप कुछ गलत काम कर दो, तो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए जाएँ, आपको जेल भेज दी जाए, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो हमेशा कोई भी काम करने से पहले आपकी कंपनी का लॉयर जो है, उस पर उससे डिस्कस कर लो कि ये चीज़ सही है कि नहीं है। तो एक गवर्नमेंट पब्लिक हो गई क्योंकि वो भी आपका सामान देख रही है, आपको देख रही है कि आप क्या कर रहे हो। सिटीज़न एक्शन पब्लिक हो गई। अगर आप कोई काम कर रहे हो और वो काम कंज्यूमर के हिसाब से सही नहीं है, तो जो सिटीज़न एक्शन पब्लिक्स है, जो कंज्यूमर ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, वो इस चीज़ पर बोलेंगी कि आपने जो काम किया, वो अच्छा नहीं किया। अगर आपने कोई काम ऐसा कर दिया जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान हो रहा है, तो एनवायरनमेंटल ग्रुप्स आपसे आकर बोलेंगे, आपको वो काम करने के लिए मना करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, इस कोर्ट जाएँगे, उस कोर्ट जाएँगे, गवर्नमेंट के पास जाएँगे और आप काम नहीं कर पाओगे। तो आपको हर चीज़ को नज़र रखना है, आपको देखना है कि ऐसा काम करूँ कि मुझे पैसा आराम से मिलता रहे, ऐसा काम करूँ कि मेरी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से प एडवर्टाइज़ हो जाएँ, गवर्नमेंट से मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो ताकि क्योंकि अगर मैं हर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फ़ॉलो करूँगा, तो गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिटीज़न एक्शन पब्लिक भी मेरे काम को देख रही है, अगर मैंने कंज़्यूमर के हिसाब से कोई गलत काम करने की कोशिश करी, तो गड़बड़ हो जाएगी। लोकल पब्लिक क्या होती है? लोकल पब्लिक आपका नेबरहुड रेज़िडेंट, आपका कम्युनिटी ऑर्गनाइज़ेशन, एक कंपनी की लोकल पब्लिक होती है, जो उस सामान को खरीदेगी ही खरीदेगी। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। जनरल पब्लिक क्या होती है? जनरल पब्लिक आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचती है, आपको ध्यान से देखना है क्योंकि वो जनरल पब्लिक जो है ना, वही आपका सामान इस्तेमाल कर रही है, वही आपकी द पब्लिक्स इमेज ऑफ कंपनी अफेक्ट्स इज बाइंग। अब जैसी भी कंपनी की पब्लिक इमेज होती है, वो उसके प्रोडक्ट के बिकने को
इन्फ्लुएंस कर देती है कि कितना वो सामान बिकेगा। अगर कंपनी की जो इमेज है वो नेगेटिव है, अगर आपको पता है कि अच्छा आप इस कंपनी में जाओगे, मान लो कि आप इस कंपनी में जाओगे तो आपके संग अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा, यहाँ का वर्क कल्चर बहुत ही टॉक्सिक है, तो आप वहाँ पे काम नहीं करोगे, आप वहाँ नहीं जाओगे। इंटरनल पब्लिक्स क्या होती हैं? कंपनीज इंटरनल पब्लिक्स इंक्लूड, इंटरनल पब्लिक उसके कंपनी में अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे वर्कर्स, मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो लार्ज कंपनीज होती हैं वो न्यूज़ लेटर्स इस्तेमाल करती हैं और अदर मीन्स इस्तेमाल करती हैं कि वो जो अपनी कंपनी है, जो कंपनी के जो लोग हैं, उसको मोटिवेट कर सके काम करने के लिए। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कंपनीज होती हैं वो पार्टीज ऑर्गेनाइज करती हैं, वो कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं, लोगों को इनाम देती हैं, रिवॉर्ड्स अवार्ड्स देती हैं कि अच्छा आपने अच्छा काम करा, ताकि वो मोटिवेटेड फील करें, ताकि वो अच्छा फील करें। जब एम्प्लॉइज अच्छा फील करेंगे ना, तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड देंगे हर तरफ। जब वो खुश होंगे ना, तो वो अपने कस्टमर से अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, और जब वो अच्छा प्रोडक्ट बनाएँगे, कस्टमर को अच्छी सर्विस देंगे, तो कस्टमर तो वैसे ही खुश हो जाएगा। और आपका मेन मोटो सिर्फ़ इतना है कि आप कस्टमर को सैटिस्फाई कर सको। इफ यू आर नॉट एबल टू सैटिस्फाई योर कस्टमर, देन आपका बिज़नेस कहीं भी नहीं जाने वाला है। आप जहाँ पर हो वहीं रहोगे।